ओके, चलिए शो की शुरुआत करेंगे। श्रेया विरोल में रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे। मार्केट का एक्शन देखिए, कल की फ्राइडे की तरह आज भी मार्केट एक छोटे से बैंड में, इनफैक्ट आज तो निफ्टी का बैंड सिर्फ 98 पॉइंट का। फ्राइडे को भी हम 130 पॉइंट के बैंड में थे, आज तो हम सिर्फ 98 पॉइंट के बैंड में। जी हाँ, आज के हाई और लो का डिफरेंस सिर्फ 98 पॉइंट। लेकिन आज एक चीज़ जो क्लियरली हाईलाइट है शो की या फिर मार्केट की, वो है बैंक निफ्टी की लीडरशिप। और जैसा कि उम्मीद थी, बैंक निफ्टी अब लीड कर रहा है मार्केट को। देखिए आज क्या शानदार मूव, और अगर ट्रेड किसी एक इंडेक्स ने दी आज तो बैंक निफ्टी ने दी। सुबह के डिप में अगर आपने बाइंग की उस 55,000 के स्टॉप के साथ तो 55,600 700 तक गए थे हम, अभी भी 55,500 के ऊपर। और बैंक निफ्टी से ज़्यादा मजबूत है, ये बात लगातार चैनल पर हुई थी और ये एक साफ और लॉजिकल ट्रेड भी था आज। अगर आपने लॉजिक पढ़ा होता पिछले 2-3 दिन का तो ये ऑब्वियस था कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को अब या तो आउट परफॉर्म कर रहा है या करने की तैयारी कर रहा है। अब निफ्टी पर क्या हो रहा है? निफ्टी पर देखिए आईटी का प्रेशर है, निफ्टी आईटी का दबाव निफ्टी के ऊपर आपको दिखाई देगा। निफ्टी आईटी देखिए आज सुबह से नीचे है 1.25% के करीब। और सुबह अमेरिका की जो रेटिंग डाउनग्रेड हुई थी उसके चक्कर में नैस्डैक फ्यूचर्स काफ़ी नीचे हैं, तो आज एक एक्सपेक्टेशन है कि नैस्डैक गिरेगा। इस वजह से आईटी शेयर थोड़ा सा प्रेशर में है। मिड कैप की आउट परफॉर्मेंस लेकिन कंटिन्यू कर रही है, दैट क्लियरली स्टैंड्स आउट कि वहाँ पर आउट परफॉर्मेंस है। और एक बार आप निफ्टी डिफेंस इंडेक्स देखिए, आज सुबह मैं और वीरो जब बात कर रहे थे तो एक व्यू ये लिया गया था कि एक बार के लिए आज आप डिफेंस में प्रॉफिट बुक करिएगा, क्योंकि रैली वहाँ पर वर्टिकल हो चुकी थी। सुबह खुले हम ऊपर, लेकिन वहाँ से ये एक इंडेक्स है जो थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, अब थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। शो में आगे और भी बात करेंगे, भारती, आइडिया, इन सब पर ही बात होगी। लेकिन शो में वीरू श्रेया को जोड़ते हैं। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, पिछला हफ्ता शानदार रहा बाजार के लिए। 4% से ज़्यादा का रिटर्न निफ्टी ने दिया। आज थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, पस्त पड़ा है। लेकिन जैसा कि आप भी मेंशन कर रहे थे, बैंक निफ्टी की शानदार परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्म करता हुआ पिछले वीक भी दिखा था हमें मिड कैप और स्मॉल कैप। आज में उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी और ब्रेथ भी शानदार। लेकिन क्योंकि पिछले हफ्ते हम बहुत चल गए थे, इसलिए थोड़ा थकान और ये थकावट स्वाभाविक सी बात है। या फिर आपने जो मैंशन किया, जिस तरीके से यूएस को डाउनग्रेड किया जा रहा है आई टी पर दबा, तो उसका असर हमें निफ्टी को देखने को मिल रहा है। कॉशियस रहेंगे या फिर अभी भी पॉजिटिव हैं? देखिए श्रेया, एक है प्राइस एक्शन और एक है व्यू। तो जब तक प्राइस एक्शन ठीक ठाक है हम पॉजिटिव रहेंगे। निफ्टी पर मेरा व्यू ये है कि आपको अभी भी लॉन्ग ही रहना है और गिरावट में ख़रीदारी करनी है। और 24,850 से 24,950 एक बाय जोन है। सुबह भी हमने यही बाय जोन मेंशन करा था। जब तक 24,800 स्क्रीन पर बरकरार है तब तक ट्रेंड ऊपर का है। बस एक चीज़ जो आज मुझे अखर रही है थोड़ी सी, वो है इंडिया विक्स। आज आई थिंक इंडिया विक्स जिस तरीके से चलना शुरू हुआ है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि अब तक ये एकदम सही से अपने आप को बिहेव कर रहा था। खैर एनीवे, जब तक 24,800 स्क्रीन पर है मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा इस मार्केट के ऊपर। और मेरा मानना ये है कि अभी भी स्टॉप लॉस ही आपको बाहर निकालेगा, अब तक स्टॉप लॉस लगानी है। हाँ, रजिस्टेंस जरूर है मार्केट में। अब 25,100 25,150 का जो बैंड है उससे थोड़ा पहले इनफैक्ट 25,050 पर भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिख रही है क्लियरली, तो ये एक रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना, बैंक निफ्टी साइन दे रहा है आउट परफॉर्मेंस के। अब रैली हायर लेवल पे थोड़ी सी आज फिर आप देखिए तो थोड़ा सा अटक रही है, लेकिन फिर भी आउट परफॉर्मेंस तो है बैंक निफ्टी में। तो लॉन्ग रहे यहाँ पर। अब अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर 55,000 पर ले आएँ, और अगर आज की क्लोज 55,500 के ऊपर हो गई, वो सबसे ज़रूरी है। अगर 55,500 के ऊपर हो गई तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप आपका 55,300 पे आ जाएगा फिर। लेकिन देखिए कहाँ 54,500 की बात की थी हमने, कहाँ 55,000 और अब 55,300। तो ये स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी के। लगातार हायर लोज बना रहा है बैंक निफ्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी पर। 55,500 के ऊपर 56,000 का भी रास्ता खुलेगा। लेकिन वीरू को जोड़ते हैं शो में, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या वो ये जानते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे मूव थे। हाँ, नो डाउट कि आज जैसे कि आपने कहा कि आईटी बैकफुट पे है तो वो निफ्टी प्रेशर डाल रहा है। रिलायंस इटसेल्फ अगर आप देखें आज कूलिंग ऑफ दिखा रहा है तो वो प्रेशर विजिबल है। अदर देन दैट अगर आप मिड कैप में जाएं या फिर डेरिवेटिव्स में ही रहें तो बहुत सारे स्टॉक्स ने आज अच्छे स्विंग जनरेट किए। मैं पहला स्टॉक का जिसका जिक्र करना चाहूँगा वो प्लीज़ स्क्रीन पर लिखाइए, जुबिलेंट फूड वर्क्स 3% ऊपर। हालांकि ये एक 700 की ट्रेजेक्ट्री को पार नहीं कर पाया, क्योंकि 700 पे कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, उसको नहीं बाइसेक्ट कर पाया। बट एक बार रडार पे रखिएगा, क्योंकि अब ये 20 डिमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया है इसने आज लगभग अपने 100 डिमा के जोन से। तो एक पहला स्टॉक हो गया जुबिलेंट फूड्स, और स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में दूसरा है, वो है एस्ट्रल। एस्ट्रल ने सुबह आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया और ये ऑलमोस्ट आज सफ़र तय करके आया
100 डे मा तक का 1432 की ट्रैजेक्टरी के बेहद नज़दीक गया 29 तक मेरे ख्याल से 3.5% ऊपर है। जरा इसका आप ओपन इंटरेस्ट देखिए अनुज, इसने आज लगभग 9 अगस्त 2024 के बाद पहली बार अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को विजिट किया। आज इसने ऑलमोस्ट 12 फरवरी के बाद का अब तक का हाईएस्ट लेवल लिखा और एक गजब की शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में थी। मैं शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स को रख रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग मूव 1407 पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ, बट प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अनुज सिर्फ 2 ही स्टॉक्स रखूंगा आज, ज़्यादा इस वक्त कन्विक्शन नहीं है तो 2 कन्विक्शन वाले स्टॉक्स रखूंगा। पर अनुज ये बैंक निफ्टी सुबह इनिशियली बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, सारा का सारा कंसंट्रेशन आज पीएसयू बैंक्स में था। वो थोड़ा सा वो जो थे ना चार्म, वो बड़ा स्विंग प्राइवेट बैंक्स में विजिबल नहीं था बाजार में। मतलब इस वक्त एग्जैक्टली निफ्टी बैंक में कौन सा धड़ा है जिसको चेज करना चाहिए अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना जरूरी है कि बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है क्यों, उसके बाद हम ये बात कर सकते हैं कि उसमें किसको चेज करें। देखिए बैंक निफ्टी की जो आउट परफॉर्मेंस है ना वीरू, वो मेरे लिए लॉजिकल है, क्योंकि अगर निफ्टी स्ट्रांग है और निफ्टी आईटी में आज गिरावट आनी थी तो मार्केट संभालने के लिए बैंक निफ्टी का चलना ज़रूरी था। तो ये सबसे पहला एक लॉजिकल चीज़ थी कि आज सुबह बड़ी ट्रेड बैंक निफ्टी में थी। दूसरी बात, बैंक निफ्टी ने गुरुवार से अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। गुरुवार का आउट परफॉर्मेंस थी, फ्राइडे को बैंक निफ्टी कम गिरा था, इनफैक्ट ग्रीन में था ऑलमोस्ट, जबकि निफ्टी थोड़ा सा गिरा था। तो उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। और अब बाज़ार का फोकस कहाँ पर है? अब बाज़ार का फोकस है डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स में। अब आप देखिए मार्केट टैरिफ वॉर को और वो वॉर को, उनको सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुका है। इनफैक्ट यही एक रीज़न है कि आज आप देखें तो डिफेंस में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि अब वो ट्रेड पूरी तरीके से प्ले आउट हो चुकी है, वो वाली ट्रेड। अब मार्केट का फोकस यहाँ से होगा मॉनसून पर। क्यों आज 2 व्हीलर स्टॉक्स चल रहे हैं इतने ज़बरदस्त तरीके से? क्यों आज आप देखें तो बाकी के सारे केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स चल रहे हैं? क्योंकि अब मार्केट का फोकस डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर है। एग्रीकल्चर, ये सब इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स, कम इनकम वाले ग्रुप में जो लोग कंजम्पशन करते हैं उन सब स्टॉक्स पर यहाँ फोकस है। और अगर ये स्पेस आउट परफॉर्म करेगी तो बैंक्स अपने आप आउट परफॉर्म करेंगे। पीएसयू बैंक ज़्यादा हाई बीटा है, कम चले हैं बजाय प्राइवेट बैंकों के, इसके लिए पीएसयू बैंक ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अक्रॉस द बोर्ड आउट परफॉर्मेंस यहाँ से बैंकों में आनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं शो में और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी। श्रेया जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल अनुज आपसे टेलीकॉम स्पेस को लेकर होगी। जिस तरीके से आज आप देखें वोडाफोन वायदा के लूजर्स में शामिल 10% से ज़्यादा गिरा, इंडस स्टार, भारती एयरटेल पे भी दबाव है थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका, EGR बकाया माफ़ करने की याचिका दी थी वो रिजेक्ट हो गया है। अब इस खबर को कैसे देख रहे हैं? डेंट जो पड़ा है स्टॉक पे, रिएक्शन कैसे देख रहे हैं? क्या करना चाहिए टेलीकॉम स्पेस में? देखिए पहली बात मैं एक चीज़ बताऊँ ना, पहली बात, अब अगर वोडाफोन आइडिया अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाता है ना, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट यूज़ करी है ना, अगर आप उसको देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शॉकिंग एंड मिसकंसीव्ड। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है कि प्लीज़ मेरे पास मत आइए बार बार, मैं रिलीफ नहीं दूंगा आपको। अब अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करके और उनके अगेंस्ट जाके कोई ऑर्डिनेंस ला के वोडाफोन आइडिया को रिलीफ देना चाहती है तो वो अलग बात है। उसमें अगर आप देश हित को लेके लाना चाहते हैं, क्योंकि भाई एक तरीके से इस लॉजिक में दम है कि देश में 3 टेलीकॉम कंपनियां तो होनी चाहिए। अगर डिओपोली हो गई तो वो ग्राहकों के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। तो फिर वो क्योंकि 2 कंपनियां अपने हिसाब से फिर टैरिफ तय कर सकती हैं, तो उस हिसाब से ये एक ज़रूरी है कि या एक कंसीव्ड नोशन है कि चलिए 3 टेलीकॉम कंपनियां होनी चाहिए। अगर उस लॉजिक को यूज़ करके सरकार अपनी तरफ से कोई रिलीफ देना चाहे तो समझ में आता है। लेकिन एक चीज़ समझिए, टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जिसमें किसी भी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर कोई भी किसी भी तरीके का रिलीफ देना, वो भी एक प्राइवेट कंपनी को, टेक्निकली अब वोडाफोन आइडिया में सबसे ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट का है, लेकिन है टेक्निकली अभी भी ये प्राइवेट कंपनी, वो थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप वोडाफोन आइडिया की भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे फ्राइडे की, और आज इसलिए वोडाफोन आइडिया 9% नीचे भी है, वोडाफोन आइडिया एक तरीके से साफ अपने हाथ खड़े कर चुका है कि अब हमसे नहीं होगा। अब अगर हमें रिलीफ नहीं मिला तो सबसे ज़्यादा नुकसान सरकार का ही होगा, सरकार के पास स्टेक है। इसमें यह भी हो सकता है कल को कोई ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्यों सरकार ने कन्वर्जन किया। अब सरकार के पास भी ऑप्शन नहीं बचा था, क्या करें? अब वो अगर वो पैसे हैं ही नहीं वोडाफोन आइडिया के पास, तो सरकार भी क्या करे? तो
ये एक सॉर्ट ऑफ विशेष सर्कल बन गया है। मैं इसीलिए एक चीज़ जो हमेशा कहता हूँ ना, लोगों को ना टेम्पटेशन होती है कि बस इतना होने के बाद भी, सब इतना हो जाने के बाद भी कुछ लोगों ने 8 रुपये पे, 8.5 रुपये पे भी वोडाफोन आइडिया रेकमेंड करा। क्या होता है कि पहले से कम पैसा डूबा था लोगों का, जो और पैसा डुबवा दिया 8 8.5 रुपये पे, अब 6.5 रुपये हो गया स्टॉक। तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक के साथ रहें। अब आप देखिए आज तो भारतीय भी गिरा है क्योंकि टेक्निकली प्ली भारतीय की भी रिजेक्ट हुई है, लेकिन ऐसा ना मैं बताऊँ ना, भारतीय ने तो मजे लेने के लिए डाल दी थी साथ में कि भाई इनको रिलीफ मिल रहा है, तो वो कहते हैं ना कि अगर इनको रिलीफ दिया तो हमें भी दो। वो बच्चे से स्कूल में बच्चे करते थे ना कि वो उसने रिवैल्यूएशन के लिए पेपर डाला तो मेरा भी डाल देता हूँ मैं, तो वो वाला मामला है। भारतीय को रिलीफ की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय ने कहा कि अगर आप उसको दोगे तो मुझे भी दो, तो अब वो कोर्ट क्या कहेगा कि अच्छा ठीक है मैं दोनों को दूंगा। तो ये एक विशेष सर्कल फंस गया। मेरा ये मानना है कि यहाँ से भी वोडाफोन आइडिया ये अंडर परफॉर्म करेगा और भारतीय एयरटेल आउट परफॉर्म करेगा। देखिए कभी किसी दिन वन फाइन डे अगर सरकार ने उठ के डिसाइड कर लिया कि नहीं हमको तो बचाना ही बचाना है वोडाफोन आइडिया को, और वो ऑर्डिनेंस लेके आ गए, कुछ आ गया, उस दिन आप भले वोडाफोन आइडिया को 40% ऊपर खरीद लें, लेकिन वो आ जाने दें, उसके बाद खरीदें। जो हर बार का टेम्पटेशन होता है ना कि इस लेवल पे ले लूँ। आज भी मुझे किसी ने सुबह पूछा कि वोडाफोन आइडिया लॉन्ग कर लूँ क्या, मैं कहा पैसों से अगर बैर है तो कर लो। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, अब 10% नीचे। खैर एनीवे, ये आई डोंट थिंक कि लॉजिकली आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लॉजिकली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा। इसमें अगर रिलीफ आना है तो वो सरकार की तरफ से आ सकता है। अब सरकार क्या वो कोर्ट के अगेंस्ट जाके वो करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, ये ऑब्वियसली सरकार को डिसीजन लेना है। जो भी है, इसमें मुझे लग रहा है कि आज फिर से एक बार एक चीज़ साबित की है, अच्छे स्टॉक्स के साथ रहिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब ट्रेंडिंग काउंटर्स आपके स्क्रीन पर, क्योंकि बाजार में तेज़ी ही है, निफ्टी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, तो जिस स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आएगी पहले वो आपके स्क्रीन पर रखते हैं। मैक्सिमम स्टॉक्स आपको टू व्हीलर स्पेस से दिखेंगे, अच्छी खासी तेज़ी वहाँ पे। क्यों तेज़ी है उस पर भी शो में आगे बात करेंगे। बजाज ऑटो 3.5% चढ़ा, हीरो मोटो कॉप 1.5%, एशिया मोटर्स 1% और श्रीराम फाइनेंस में भी आज खरीदारी 2.25% करीब आपको देखने को मिलेगी। डिलीवरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, घाटे से मुनाफे में आई और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है 9.5% से ज़्यादा तेज। CDSL यहाँ पे बाइंग होती हुई नजर आई 3.25%। डिविस लैब अगेन स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया, क्वार्टर फोर नतीजे शानदार, 5.5% से ज्यादा चढ़ा। बैंक ऑफ इंडिया में भी खरीदारी होती नजर आई 3.5%। लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पर डेंट पड़ता हुआ, इटर्नल मुनाफा वसूली का शिकार 2.5% टूटा, टाटा कंज्यूमर 2% के करीब, इन्फोसिस और यहाँ पे 1.5% के करीब गिरावट, और ग्रासिम भी 2% टूटकर कर रहा है कारोबार। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। वोडाफोन जिक्र कर रहे थे, AGR बकाया में कोई रिलीफ नहीं मिला, 9.5% से ज़्यादा टूटा। इंडस स्टार 3%, PB फिनटेक 3% से ज़्यादा, और LIC फाइनेंस में भी 3% से ज़्यादा की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अब कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे SMIFS के शरद अवस्थी जी, टेक्निकल कॉल संगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, शिल्पा राउत और अमित सेठ जी से। 2:15 पर सुदर्शन कुमार बताएंगे आपको टू व्हीलर शेयरों में फराटा रफ्तार क्यों है। 2:20 पर भारतीय बाजार पर JP मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट लेकर आएंगे यतिन मुता। 2:25 पर असीम बताएंगे टेलीकॉम कंपनियों को कैसे लगा झटका। 2:30 विनी मोतीवाला बताएंगे आपको प्रोटीन ई गवर्नेंस के शेयर में आज क्यों लगा लोअर सर्किट। 2:35 पर दीपाली राणा हिंडाल्को के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगी, साथ ही मंगलम मालू, यूनाइटेड स्पिरिट्स तो कंचन नौटियाल डिक्सन टेक के नतीजों का प्रीव्यू करेंगी। 2:45 पर बांग्लादेशी टेक्सटाइल पर भारत की सख्ती से किन कंपनियों को फायदा मिलेगा बताएंगे मिताली जैन। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO राहुल अरोड़ा जी। 3:05 पर यतिन मोता बताएंगे आपको डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस। साथ ही 3:15 पर 10 मिनट पर एनर्जी से लेंगे कैलकुलेट स्ट्रैटेजी, और 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए हमारा पैनल तैयार है, सभी को ऑनर करते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी आपसे शुरुआत करते हैं, आप बताइए आज की आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा अभी लॉन्ग साइड में बीएससी में अभी भी एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7200 के ऊपर एक छोटा सा अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आया है ऑप्शन चेन में। तो एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से भी अगर आप 7200 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग रहेंगे तो मुझे लगता है 7600 से लेके 8000 के बीच इसके लेवल्स ऑन द अपसाइड एब्सोल्युटली ओपन है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग जाइए 7200 के स्टॉप लॉस से। फर्स्ट टारगेट ऑफ 7650 इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 8000 तक के भी अपसाइड खुले हैं। इसको प्रभुदास लीलाधर में हमने 8000 का कॉल रफली 64-65 रुपीज में रेकमेंड किया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 44 फॉर टारगेट्स ऑफ 120 एंड अबव।
मैं सही सुना शिल्पा जी? 8,000 की कॉल? मैं भी पूछने वाला था। जी बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा आउट ऑफ द मनी हमने रेकमेंड किया हुआ है रिस्क रिवॉर्ड को देख के, बिकॉज थोड़ा डायनेमिक स्टॉक होता है ये, और अगर व्यू सही जाता है तो इट गिव्स इमेंस रिटर्न्स। आपका थोड़ा हमारा मोड़ा है, मतलब जो कहते हैं थोड़ा मोड़ा है ना, मतलब यहाँ से 600 रुपये ऊपर आपका थोड़ा, खैर बड़ा अच्छा लगा आपका थोड़ा सुन के 600 रुपये। अनुज भी घबरा गया, मैं भी घबरा गया था एक बार के लिए। चलिए एक काम करते हैं, अगला ट्रेड देते हैं। प्रकाश का सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा स्टॉक रहेगा मेरे ख्याल से सुप्रीम इंडस्ट्रीज। अच्छा अप मूव मिला है, सेटअप सही है। कल 3834 के आसपास स्टॉक टाइट होगा। 3800 का करीब 34 रुपीज का स्टॉक है। नियर टर्म टारगेट 3900 के सुप्रीम इंडस्ट्रीज। 3900 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। गाबर सर, अमित सेठ जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपकी पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, विनीत जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, रियल एस्टेट सेक्टर में हम काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो वहां से मुझे लोडा मैक्रोटेक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे इसने प्रीवियस स्विंग हाई भी टेक आउट किया है और अपनी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लगभग 1416 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करें। 1400 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1450 के। ओके चलिए, तो लोरा डेवलपर्स यानी कि मैक्रोटेक, ये हो गई अमित जी के पिक। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, सीएससी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। सीएससी का पैटर्न क्लियर है, हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का ट्रेंड है। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। तो सीएससी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 169 का और टारगेट सेट करेंगे 178, 178 रुपए के। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 170 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 5 रुपए 30 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आपको 3 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से उस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और 8.5 रुपए के टारगेट सेट करनी है। सीएससी क्या शानदार ब्रेकआउट है इसमें। पिछले 4-5 दिन में इसने अपने आप को 166-68 पे कंसोलिडेट किया और आज एक बहुत बड़ा मूव, स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है अल्केम पे। एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है विद लॉन्ग एडिशन ऑफ रफली 8%। तो 5320 का स्टॉप लॉस रखे और लॉन्ग करे अल्केम। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 5450 से लेके 5500। ओके, राजेश जी कह रहे हैं अल्केम लैबोरेटरीज में आप खरीदारी कर सकते हैं। तो अभी तक के सभी बाई ट्रेड आई। शिल्पा जी ने बेसिक की कॉल सुझाई, बाई साइड की ट्रेड। प्रकाश जी ने कहा सुप्रीम इंडस्ट्रीज खरीदारी कीजिए। यहाँ पे अमित जी लोधा खरीदने को कह रहे हैं। मानस जी कह रहे हैं सीएससी यहाँ पे बाइंग की जा सकती है और राजेश जी अल्केम लैब्स के पक्ष में फिलहाल नजर आ रहे हैं। हमारे साथ शरद अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। शरद जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून जी। हमारा इन्वेस्टमेंट आइडिया होगा टाटा मोटर्स कंपनी, जानी मानी ऑटो कंपनी है देश की। जेएलआर से मेजर हिस्सा आता है और हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से फ्री कैश फ्लो जनरेशन वगैरह वहाँ पे चालू हो गया है, जैसा कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डोमेस्टिक मार्केट में फोकस है, टीपीजी की स्टेक जो ईवी में आई है वो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हालांकि थोड़ा टाइम हो गया उस बात को। रिसेंटली जेएलवी जो एक कंपनी है, नॉन कोर एसेट है, उसको उन्होंने डाइवेस्ट कर दिया है। हमें लगता है ये जो प्रक्रिया है पिछले 3 साल से जो चालू हुई थी जेएलआर में सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट लाने की, वो लगातार विजिबल होगी। एक इंटरनेशनल नई लॉन्च भी है जिसको काफी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है जेएलआर की तरफ से। प्लस डोमेस्टिक साइड पे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डिसेंट परफॉर्मेंस रहनी चाहिए, कमर्शियल व्हीकल्स में भी डिसेंट परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। तो हमारा अनुमान है कि अगले साल कंपनी 23-24 हजार करोड़ के आसपास का पैट डिक्लेयर करेगी और 15 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 30-35% जैसी अपसाइड, तो 950 से 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेस 257 रुपये पर राइट्स इशू लेकर आ रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। रेशो देखना पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि और कितना इंटरेस्टिंग होगा अगर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो, वरना कई बार रेशो बाद में आता है। लेकिन ये एक राइट्स इशू। मीनवाइल एक बार आप ज़रा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए, क्योंकि मार्केट अब टी लो के काफ़ी करीब है। 24,952 पर हम, और सबसे ऊपर है रिलायंस। रिलायंस काफ़ी नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक बार रिलायंस का इंटरडे चार्ट देख लेते हैं ज़रा। रिलायंस है और ऑब्वियसली इन्फोसिस है, इन दोनों स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन है नेगेटिव साइड पर। लेकिन शरद जी, गुड आफ्टरनून। अब सवाल मेरा ये, आज का जो सबसे लॉजिकल क्वेश्चन है,
अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सारे रास्ते बंद कर दिए आज, स्पेशली जो उनकी कमेंट्री है उस जब रिजेक्ट किया उस प्ली को लेकर, तो अब शायद कोर्ट से तो कोई रिलीफ मिलने से रहा। अब यहाँ से आइडिया और भारती, इनको कैसे देखा जाए? गुड आफ्टरनून जी। मेरा ये मानना है कि भारती तो ज्यादा सरकाजम में प्ले कर रहा था कि अगर आप उसको माफ कर रहे तो हमको भी माफ करिए। भारती को ऐसा कोई जरूरत नहीं थी। और जो आप पहले बोल रहे थे मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है कि लॉजिकली ये माफ करना या ये सब करना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, और कोर्ट्स इसको कैसे ग्रांट कर सकती हैं। गवर्नमेंट डुओपोली या जो मोनोपोली है उस जगह पे नहीं जाए बिजनेस, उसके लिए जो करना चाहेगी उनके लिए आइडियल है कि वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल दोनों को वो रैंप अप करें। बीएसएनएल में नेटवर्क रैंप अप वगैरह कुछ हद तक प्ले आउट हुआ है, अगले साल भर में हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल इम्पैक्ट कितना आएगा। बट आइडिया को भी जिंदा रखने की पूरी कोशिश सरकार करेगी, और वो किस तरीके से करते हैं वो देखना पड़ेगा। तो आइडियली जो भी अगर आपको बेट करनी है नॉर्मल कोर्स में, तो ऑब्वियसली अगर आपको टेलीकॉम बेट करना है तो मेरा मानना है कि शायद रिलायंस बेस्ट प्लेस बेट है उसके लिए। लेकिन भारती में भी यहाँ से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ग्रेजुअली आप डिप्स एक्यूमुलेट करते हैं, तो यहाँ से भी 20-25% जैसी अपसाइड और बन सकती है 1.5-2 साल के नंबर्स में, और FTTH का काफी बड़ा रोल रहेगा। बट वोडाफोन आइडिया उनके लिए सेंसिबल है जो आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मतलब अगर सक्सेसफुल हुआ तो बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है, बट अनसक्सेसफुल हुआ और AGR ड्यूज वगैरह इनको पेमेंट करने पड़े तो वो तो इनकी कंडीशन है नहीं, तो वो कैसे फाइनली कैटेपल्ट होता है वो देखना पड़ेगा। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, जो रिस्क लेने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए शायद एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। बट सेफ अगर आप चलते हैं जहां आपको क्लैरिटी चाहिए कि बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा, दोनों चीजें यहाँ पे कंसर्न में है कि गोइंग कंसर्न रहेगा कि नहीं, प्लस फ्यूचर भी है और लेट मूवर भी है 5G वगैरह में, तो वो सारे चैलेंजेस हैं उनके लिए। तो मुझे लगता है सेफ रहने के हिसाब से प्रोबेबली अगर मुझे टेलीकॉम प्ले करना है तो मैं रिलायंस के थ्रू प्ले करना चाहूंगा, और अगर आप एकदम डायरेक्ट एक एस्टैब्लिश नेम डायरेक्ट टेलीकॉम में तो भारती प्रेफर्ड चॉइस रहती है। आइडिया उनके लिए ठीक है जो एक नॉर्मल रिस्क लेना चाहते हैं, बट नॉर्मल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से इट डज नॉट मेक सेंस। ओके, आपको एक व्यू मिल गया होगा। यहाँ पे 3 स्टॉक्स का जिक्र किया गया, वोडाफोन, भारती और जियो का, तो रिलायंस का इनफैक्ट माफ कीजिएगा। तो इसमें एक सम्मिलित जो कमेंट था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए था। तो इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होल्ड करते हैं, तो कृपया एक निजी राय ज़रूर रखें। अच्छा, इस मुद्दे से हटते हैं। अब मैं BSC को देख रहा था, BSC एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है, लेकिन मैं आपसे शिल्पा जी एक प्रश्न और पूछूंगा। आज सुबह केमिकल बास्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, SRF ने थ्रस्ट जनरेट किया, लेकिन SRF वहीं से कोलैप्स हुआ जहाँ से अमूमन कोलैप्स होता है, अगेन दैट 3050 जोन। UPL स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा था सुबह, दीपक नाइट्रेट में स्ट्रॉन्ग मूव था, आरती इंडस्ट्रीज ने, प्रकाश सर ने कॉल ली थी, वो बहुत अच्छा मूव देखे गया। अभी डायरेक्शनल ट्रेड केमिकल में विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, थोड़ी बाजार में टर्बुलेंस रहे उसके बावजूद, कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है आपको, जिसको थोड़ा पोजिशनल कन्वर्ट कर सकते हैं आप? जी वीरेंद्र जी, अगर केमिकल बास्केट में करना है तो मुझे लगता है यूपीएल पे ध्यान देना चाहिए। यूपीएल में अभी भी वो एक अपसाइड स्पेस बाकी है जहां पे 680 से 700 तक का भी एक आप अपसाइड मूव प्ले कर सकते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा स्टॉप लॉस आपको स्टीप आएगा 620 के अराउंड, तो यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन मिले तो भी आप बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप 650 का लेट से कॉल ऑप्शन 13 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 7 रुपए का मेंटेन कीजिए। ये व्यू सही जाता है तो ये आपको 21 से लेके 24 तक का भी मूव करते हुए दिखेगा। ओके, यूपीएल केमिकल स्पेस से पसंद आ रहा है शिल्पा जी को, तो ये आप रडार पे रखें। स्टॉक्स लेवल्स बता दिए गए हैं, और थोड़ी देर पहले हम कुछ और स्टॉक्स की बात कर रहे थे। टॉप गेनर्स में आप देखें तो मैक्सिमम स्टॉक्स आपको 2 व्हीलर स्पेस से दिखेंगे। बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प में शानदार रैली है, और आज ही नहीं पिछले कुछ दिनों से हमने इस पूरे स्पेस में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। लेकिन सवाल ये कि आखिर फुल रफ्तार में क्यों बना हुआ है 2 व्हीलर स्टॉक्स, ये समझाने के लिए, बताने के लिए मेरे सहयोगी सुदर्शन कुमार जुड़ रहे हैं। बताइए सुदर्शन, फुल रफ्तार में 2 व्हीलर स्टॉक्स। जैसा आपने बोला कि लास्ट कुछ एक दिन में सारे स्टॉक्स में मूव देखने को मिला है। अगर जो आप देखें साइड 2 व्हीलर्स में 7 से 8% का अप मूव देखने को मिला है, और उसके कुछ एक कारण है। तो अभी तक जो 3 कंपनीज रिजल्ट पेश किए हैं वो है आयशर मोटर, TVS, हीरो।
इन तीनों का रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेशंस रहा है। उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव क्या रहा, उनकी कमेंट्री। लास्ट वीक ही आयशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प ने रिजल्ट दिया था। आयशर ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि जो अर्बन डिमांड अभी तक स्लो था, उसमें अप्रैल महीने से पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। तो वो बहुत ही पॉजिटिव था, स्पेशली कंपनीज लाइक आयशर के लिए जिनको जो अपर सेगमेंट में खेलते हैं। दूसरा हीरो मोटोकॉर्प, जो एक्सपेक्टेड था कि हीरो मोटोकॉर्प वीक रिजल्ट दे सकता है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। उससे भी अच्छी बात थी कि उनकी कमेंट्री, उसमें उन्होंने बोला कि FY26 में भी वो इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेंगे। तो ये दोनों कमेंट्री को पॉजिटिवली लिया गया। इसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन डेटा, अगर जो आप इस महीने का मई 1 से लेकर मई 18 तक का डेटा देखेंगे, दो सेगमेंट जिसने ग्रोथ देखा है वो है टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स। टोटल रजिस्ट्रेशंस अगर देखेंगे तो वहाँ पे 1% का ग्रोथ है। टू व्हीलर्स में ग्रोथ अभी तक ऑलमोस्ट 4% है, और अगर जो आप थ्री व्हीलर्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3% है। तो ये टू व्हीलर्स जो सारे हैं, TVS ले लीजिए, बजाज ले लीजिए, तो इनका थ्री व्हीलर्स भी होता है। तो इसके कारण भी पॉजिटिव ये एड किया जा रहा है। अब आते हैं बजाज ऑटो के लिए इससे अलग एक और कारण है उसका चलने का, जो कि आज टॉप निफ्टी गेनर है। तो नवंबर 2024 में KTM जो है वो अपने आप को दिवालिया घोषित किया था। उसका जो क्रेडिटर्स होते हैं और बैंकर्स बोले, वो फरवरी 2025 में उन्होंने फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग अप्रूव किया था, जिसके तहत 23 मई 2025 तक बजाज ऑटो होल्डिंग इंटरनेशनल कंपनी को 548 मिलियन यूरोस रेज करने थे। अब ओवर द वीकेंड न्यूज़ ये आया बजाज ऑटो की तरफ से कि बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने कुछ एक बैंक्स के साथ ये फंडिंग रेज कर लिया है, जो कि उसका अमाउंट है 566 मिलियन यूरोस। अब एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि ये फंड हेल्प करेगी KTM को ग्रोथ पाथ आने में, क्योंकि लास्ट 1-2 साल से ये देखा जा रहा था कि KTM स्ट्रगल कर रहा है ग्रोथ पाथ पे आने में। तो अब बजाज ऑटो का और KTM का रिलेशन कैसे? तो बजाज ऑटो की जो सब्सिडियरी है बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स, वो 49% स्टेक होल्ड करती है पियरर AG, और पियरर AG जो है वो इंडायरेक्टली 75% स्टेक होल्ड करती है पियरर मोबिलिटी AG, जो कि पेरेंट कंपनी है KTM। तो KTM के पॉजिटिव न्यूज़ के कारण बजाज ऑटो में भी आज बढ़त देखने को मिल रहा है। ओके, तो KTM पॉजिटिव न्यूज़ के कारण बजाज ऑटो में बढ़त। शुक्रिया सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। आप देखें रिजल्ट अच्छे, टू व्हीलर स्पेस से कमेंट्री भी मजबूत, साथ ही वाहन का डेटा भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। शरद जी, टू व्हीलर स्पेस में आपकी पहली पसंद क्या होगी? जी, हमारी पहली पसंद हीरो मोटोकॉर्प होगी। कुछ समय पहले आपके चैनल पे भी मैंने रिकमेंड किया है, और सेकंड चॉइस बजाज ऑटो। तो हमें लगता है हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है इन लेवल्स पे, और हम लोग 2 साल में तो लगभग 5,900-6,100 के आसपास के लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और इलेक्ट्रिक का भी जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हमने टू व्हीलर्स में देखी है, और जनरली R&D को 5 से 7 साल लगते हैं मैच्योर होने में। तो 2016-17 के आसपास हीरो की जो डोमेस्टिक पोस्ट होंडा से सेपरेशन के बाद एक मेजर ड्राइव चली थी R&D के ऊपर में, उसके इफेक्ट्स भी हमें अब दिखने चाहिए। हार्ली डेविडसन के टाई अप की वजह से प्रीमियम मॉडल्स भी हैं, तो हमें लगता है सारे बॉक्सेस को टिक कर रहा है। वीडा की जो लोअर प्राइस EV भी लॉन्च हुई है, उसका भी फायदा होना चाहिए। तो हमें लगता है हीरो मोटोकॉर्प हमारी बेस्ट पिक होगी 5,900 से 6,100 रुपए के लक्ष्य के लिए, और दूसरी चॉइस होगी बजाज ऑटो, जहां हम इनिशियली 9,500 रुपए के लक्ष्य लेके चल रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स। एक बार जरा ओबेरॉय रियल्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। ओबेरॉय रियल्टी में एक अच्छा मूव आपको दिखाई देगा, और निफ्टी रियल्टी पूरी की पूरी आउट परफॉर्म कर रही है, लेकिन ओबेरॉय में अच्छा मूव आ रहा है इस समय। राजेश सतपुते जी, एक बार नहीं, अमित सेठ जी से लेते हैं एक बार ओबेरॉय रियल्टी पे व्यू। सॉरी, क्योंकि मैं एक बार देख रहा था कि रियल एस्टेट पे किसने ट्रेड दिया, अमित जी ने लोधा दिया था। एक बार ओबेरॉय रियल्टी देखिए, ये भी मुंबई बेस्ड है, इस पर कोई ट्रेड? जी डेफिनेटली अनुज जी, पूरे सेक्टर में आज टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग टेलविंड है। ओबेरॉय की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट अपना इट्स ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग द 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इस हिसाब से बेस बनाया है और इस हिसाब से स्टॉक बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अगर अभी भी किसी को पोजीशन बनानी है तो 1720 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और यहाँ पे 1780 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए, तो ये होगी बात ओबेरॉय रियल्टी की। चलिए, एक काम करते हैं, थोड़ा मैक्रो पिक्चर की बात करते हैं। इमर्जिंग मार्केट पर JP मॉर्गन बुलिश हुए हैं, उन्होंने रेटिंग भी बढ़ाई है इमर्जिंग मार्केट की, और भारत प्रिफर्ड मार्केट्स में से है, स्पेशली क्योंकि काफ़ी डोमेस्टिक एक्सपोजर है भारत का। पूरी रिपोर्ट यतन से समझते हैं। यतन, गुड आफ्टरनून, बताइए।
गुड आफ्टरनून। और जेपी मॉर्गन ने कुछ दिनों पहले ही अंडरवेट से न्यूट्रल किया था अपना स्टांस इमर्जिंग मार्केट्स पे, अब वो ओवरवेट हो गए हैं। इमर्जिंग मार्केट्स को लेके जेपी मॉर्गन का व्यू काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है और उसमें भी भारतीय मार्केट्स चाइना के अलावा इनको पसंद है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर के मुकाबले अगर हम देखें तो उसके इन्वर्सली, यानी जब डॉलर कमज़ोर होता है तब इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज़ आउट परफॉर्म करती हैं। और इसके अलावा जो ट्रेड वॉर्स की अनसर्टनिटी हैं इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, वो भी अब बादल छट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जेपी मॉर्गन को लगता है कि रिस्क से ज़्यादा रिवॉर्ड बेहतर है और इसीलिए वो ये जो ब्याज दरों की गिरावट वाला मामला है, चाहे वो आरबीआई की तरफ से हो चाहे वो फेडरल रिजर्व की तरफ से हो, ये शायद भारतीय बाजारों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन का भारत पे व्यू ऐसा है कि टैरिफ वॉर में सबसे सेफ जो कंट्री है वो है इंडिया, और कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड वॉर 2.0 है उसमें शायद भारत को प्रेफरेंस मिले ट्रेड डील करने के लिए बहुत सारे नेशंस के साथ इंक्लूडिंग यूएस। इसके अलावा रेट कट, रूरल डिमांड और जो टैक्स कट पिछले साल हुआ है उसका फ़ायदा इस वित्त वर्ष में और इस कैलेंडर ईयर में आपको देखने को मिलेगा। और इनकी जो कवरेज बास्केट है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगी। भारतीय जीडीपी पे वो काफ़ी बुलिश हैं क्योंकि जो सामान्य मॉनसून और कमोडिटी के दाम गिर रहे हैं उसकी नरमी के चलते शायद आपको FY26 के अर्निंग्स में एक जंप मिले और शायद इसीलिए भारत उनके एक प्रेफर्ड लिस्ट में दिखाई पड़ रहा है। भारत प्रेफर्ड लिस्ट में इस समय जेपी मॉर्गन की तरफ से। शुक्रिया यतिन। मार्केट लेकिन थोड़ा सा अब अभी के लिए आज के लिए डे लो पर आया और उसका बड़ा कारण इन्फोसिस। एक बार इन्फोसिस का चार्ट देखते हैं ज़रा स्क्रीन पर। इन्फोसिस डे लो पर इस समय। यतिन से एक और टॉपिक पर बात करनी है लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा इन्फोसिस पर एक चार्ट चेक करते हैं। राजेश सतपुते जी, इन्फोसिस का चार्ट देखिए, आउट परफॉर्म कर रहा था अब तक, आज थोड़ा सा प्रेशर आईटी में, क्या करें इस पे? अनुज जी देखिए, अगर इन्फोसिस का डेटा देखें तो मुझे लगता है डेटा यहाँ पे निगेटिव पॉइंट आउट कर रहा है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट पे देखें तो 6% अप है एंड प्राइस इज डाउन बाय रफली 2%। तो मुझे लगता है यहाँ पे वीकनेस रहेगी। थोड़ा सा लिक्विडेशन भी हो रहा है, लगता है कि 1520 1500 ये इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा स्विंग का। तो अगर सेल साइड की पोजीशन रखनी है तो स्टॉप लॉस होगा 1580 का। 1580 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करें, टारगेट होगा 1520 से लेके 1500। इन्फोसिस और कुछ बहुत सारी स्क्रिप्ट्स थी जो आज सुबह सुबह जब रिवर्सल आया था, एक इनिशियली निफ्टी आईटी में तो ठीक कर रही थी, लेकिन उसके बाद मैं देख रहा था बिरला सॉफ्ट में एक पुल बैक आया था लेकिन वो भी कोलैप्स हो गया एंड राइट नाउ वी आर एट डे लो। तो आईटी में इस पर दिक्कत ज़्यादा है, वी आर एट डे लो। अच्छा, कुछ काउंटर्स और जो आज थोड़ा सा कोलैप्स हुए हैं जिनमें थोड़ा सा आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो तैयार होने चाहिए। एक बार आप नौकरी लेके आइएगा, 1471 टुवर्ड्स डे लो। इंडस टावर्स को देखिए डे लो। LIC हाउसिंग फाइनेंस आज कोलैप्स हुआ, बट GMR एयरपोर्ट्स आज 8784 कंप्लीटली कैंडल रिवर्सल। आपका व्यू क्या है इस पर मानस? आई मीन अच्छा मूव था, 92 तक सुबह सुबह गया, अगेन 10 डेमा को ब्रीच किया। कैसे ट्रीट करना चाहिए इस मोमेंटम वाले स्टॉक को इस वक्त अभी जो अब कोलैप्स हो रहा है? तो देखिए, स्टॉक ने हमने 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो शायद थोड़ा करेक्शन डीप हो सकता है। 86 रुपीज जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। खरीदारी करनी है तो केवल अब एक फ्रेश ब्रेकआउट जब 89.60 के ऊपर निकले तभी यहाँ पर खरीदारी। भी फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है GMR एयरपोर्ट्स पे। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। और कुछ और स्टॉक्स देख रही थी जहाँ पे गिरावट हावी होती हुई नजर आई। एक तो आप अगर आप देखिए सेक्टोरल इंडाइसिस में तो FMCG पैक भी आपको आधा फीसदी गिरकर ही दिखेगा। यहाँ पर पेन अभी भी परसिस्ट करता हुआ नजर आएगा। और टाटा कंज्यूमर एक बार रखिए स्क्रीन पर, डे लो के आसपास कर रहा है ट्रेड और करीब 2% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। गावा सर, टाटा कंज्यूमर क्या करना चाहिए यहाँ पे डे लो के आसपास? FMCG स्टॉक्स आप देखते रहते हैं, यहाँ पे राय? मेरे ख्याल से डे लो पर है, थोड़ा और लोअर लेवल देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर में, पॉसिबली अराउंड 1120, लेकिन वहां पर थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। फिलहाल तो वीक है, बेस्ट अवॉइडेड। शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं। कल तक के लिए एस्टिमेटेड 1120 तक पॉसिबल है और स्टॉप लगाना चाहिए 1160 का टाटा कंज्यूमर। ओके, स्टॉप लॉस 1160 का। ये फिलहाल आप एक लिए ट्रेड टाटा कंज्यूमर डे लो के आसपास करता हुआ कारोबार। और लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां हमने डिस्कस किए जहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई और स्टॉक्स जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली है आज के सेशन में। 2 शेयर हैं आज। एक तो डिलीवरी, नतीजों के बाद इसमें शानदार रैली, 14% तक इंट्राडे में उछला, अभी भी 10% के उछाल के साथ कारोबार करता हुआ देखने को मिलेगा। और इधर ग्रेफाइट से जुड़ी कंपनियों में भी अच्छी खासी तेज़ी और एक्शन आपको देखने को मिलेगी।
मिलेगी। लेकिन ये एक्शन है क्यों, ये पूरा समझाने के लिए हमारे साथ यतिन मोता मौजूद हैं। बताइए यतिन, डिलीवरी और ग्रेफाइट से जुड़ी कंपनियों में अच्छा एक्शन। जी, गुड आफ्टरनून श्रेया। देखो, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली डिलीवरी की, तो ये टाइम का Q4 का रिजल्ट एक टर्न अराउंड था। बड़े मुद्दत बाद आपको प्रॉफिटेबल कंपनी होती हुई नज़र पड़ रही है। पैट लेवल पे अगर हम देखें तो कंपनी ने 72.6 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पिछली बार लगभग 67 करोड़ 68 करोड़ के आसपास का लॉस था। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट टर्न अराउंड हुए हैं। मार्जिन्स में भी अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार रिकवरी रही है। मार्जिन 2.25% से साल दर साल बढ़ के लगभग 5.5% के आसपास आए हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखा है इनके लॉजिस्टिक्स सर्विसेज में, जहां 26% आय बढ़ी है, और पार्ट ट्रकलोड लॉजिस्टिक्स में भी लगभग 24% का इजाफा हुआ। इनफैक्ट आज नुवामा ने शेयर में खरीदारी की सलाह दी है। 380 से टारगेट बढ़ा के अब 430 रुपये कर दिया है, और आगे जाके इनको लगता है कि एबिटा का अनुमान 8% से बढ़ के अब 13% के आसपास का ग्रोथ आने वाले आपको वित्त वर्ष में देखने को मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी के बाद शेयर में लगभग 10-12% का अपमूव, और एफएनओ का कंपनी में टॉप गेनर लिस्ट में नाम शामिल हो रहा है। एचईजी और ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट स्टॉक्स हैं और जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स कंपनी बनाती है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ऐसी है कि जापानीज़ कंपनी रेसोनांस के जो प्लांट्स हैं चाइना में और पर्टिकुलरली मलेशिया में, इसको बंद करने का ऐलान कंपनी ने किया है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी कमज़ोर है। इनफैक्ट कंपनी की जो कुल 2,10,000 टन की कैपेसिटी है, यहाँ से 30% हिस्सा इन दो जो है कंट्रीज से आता है, और पर्टिकुलरली चाइना की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ ओवर कैपेसिटी देखने को मिल रही है, जिसके कारण प्लांट्स बंद हो रहे हैं। प्लांट बंद होने से दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोडक्शन कट हो जाता है, और दूसरे जो दाम है ग्रेफाइट के वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय कंपनी, जहां एचईजी और ग्रेफाइट को कॉस्ट कंट्रोल में महारत हासिल है, आज की डेट में भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी, इसका शायद बाजार को अंदाजा है, और इसीलिए दोनों ही स्टॉक्स में 10 से 15% के बीच की तेजी आज बनी हुई है। बिल्कुल, 10 से 15% की तेजी डिलीवरी और ग्रेफाइट से जुड़े कंपनियों में हम देख रहे हैं। शुक्रिया दिन तमाम जानकारी के लिए। घाटे से सीधे मुनाफे में आए डिलीवरी और शानदार रैली, इसके अलावा एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया में भी अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। खबर हमने समझी, आगे भी प्रॉफिटेबिलिटी की जो आउटलुक है वो ग्रोथ वो बनती हुई नजर आ रही है। इस बीच हमारे साथ राजेश पालवे जी जुड़ रहे हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सबसे पहले तो आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एस्ट्रल। स्टॉक में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद लोअर साइड पे स्टॉक ने ऑलमोस्ट 7-8 वीक का लोअर साइड पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। डेटा में देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा में बने, और 100 डे मूविंग एवरेज को अब ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो एस्ट्रल पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 1460 1470 की तरफ आते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में 1395 का स्टॉप लॉस रखना होगा। एस्ट्रल करीब 14-13 पे ट्रेड करता हुआ 460-470 तक का टारगेट आप दे रहे हैं इस स्टॉक पे। अच्छा, कमिंग बैक टू अगेन PSU बैंक्स, एक बार जरा प्लीज़ लिख आइएगा आप। PNB 171, और स्पेस का लीडर पहले से ही था कैनरा बैंक, वो भी अगर आप देखिए आज चला था, और इनफैक्ट सुबह SBI ने भी एक थर्स जनरेट किया था। राजेश पालवे जी, आपकी टीम या फिर आप लोग इस वक्त अपने क्लाइंट्स को PSUs में क्या रिकमेंड कर रहे हैं? हालांकि इंटरडे कोलैप्स है, बट स्टिल सुबह बहुत स्ट्रॉन्ग थे। PSUs में क्या इंप्रेस कर रहा है आपको इस वक्त? PSU बैंक में कैनरा बैंक हमारी प्रिफर्ड चॉइस है। जिस तरीके से स्टॉक का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, हमें लगता है जब तक 105 रुपए के ऊपर सस्टेन है, ये स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो करीब 115-118 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहीं हम देखें तो इंडियन बैंक भी हमें यहाँ पे पसंद है। इंडियन बैंक का स्ट्रक्चर में भी अगर देखें तो ये एक स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, यहाँ पे भी 640 तक के पोजिशनल टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में इसका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब 595 के आसपास होना चाहिए। ओके, चलिए, रियल एस्टेट काफ़ी शानदार मूव्स आ रहे हैं। इसमें से एक ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। एक बार DLF का चार्ट लेकर आइए। माने साहब देखिएगा, DLF का चार्ट 786 पर है 200 डे मूविंग एवरेज, अब 737 पर। वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं पिछले कुछ मिनटों में। कोई व्यू यहाँ पर? देखिए, व्यू तो डेफिनेटली अभी भी पॉजिटिव लग रहा है DLF का, क्योंकि मेरा समझना है कि शायद इस बार 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 738 है, और 738-39 के आसपास है, उसको ब्रेक करके 760 की तरफ जाएगा। मॉर्निंग में ओनली ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन में एक DLF का 730 का कॉल ऑप्शन दिया गया था 18 रुपए के आसपास, 34 के टारगेट थे। आई थिंक वो ऑप्शन अभी भी कैरी करना चाहिए। वहां पर स्टॉप लॉस मैंने 13 रुपीज रिकमेंड किया था, उस स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 19 रुपीज के नीचे लगा लें,
फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं और 34 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, DLF का 730 का कॉल ऑप्शन जिस 200 डे मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करता हुआ इस समय, और रियल्टी इंडेक्स में अच्छे मूव्स हैं इस समय। इसका एक बार जरा डेली चार्ट दिखाएंगे मुझे DLF का, और काफ़ी समय के बाद इस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पर स्टॉक में आता हुआ। आप इस पर शरद जी क्या भी होगा आपका DLF पे? काफ़ी समय से ये स्टॉक अब साइन दिखा रहा है कि शायद कुछ आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई इस पूरी स्पेस में एक्चुअली। देखिए, लॉन्ग टर्म तो रियल एस्टेट पे हम भी काफी बुलिश हैं। हमें लगता है जिस टाइप की अर्बनाइजेशन ट्रैजेक्टरी की हम बात कर रहे हैं इंडिया में, जिस टाइप की पर कैपिटा ग्रोथ की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट की डिमांड काफी सस्टेन्ड और लॉन्ग टर्म रहनी चाहिए। DLF की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज और डिमांड साइड जो पुल क्रिएट करते हैं HIG या अपर MIG कैटेगरी में, उसमें कोई मतलब डाउट तो है ही नहीं किसी को। जो मेरा एकमात्र अभी कंसर्न है फ्रंट लाइन खास करके गोदरेज और DLF में, वो शायद ये है कि ये लोग ऑलरेडी 40-42 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा अपसाइड खोजना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो निकल के आता है रियल एस्टेट के लिए। और थोड़े बहुत रेट कट से थोड़ा बहुत उत्साह बीच बीच में आ सकता है, बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है शायद लोढ़ा या ओबेरॉय की आप बात कर रहे हैं, ओबेरॉय की आप बात कर रहे थे, ओबेरॉय 20-21 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है, वहां भी ग्रोथ रेट 20-21% रहेंगे। कुछ छोटी कंपनीज हैं, श्रीराम प्रॉपर्टीज, कीस्टोन रियल्टर और एक सिग्नेचर ग्लोबल, वहाँ ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी अग्रेसिव है। वहाँ मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू फ्रंट लाइन नेम्स। एक टाइम था जब प्रेस्टीज शोभा वगैरह में आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता था, बट अब तो लगभग वो भी वैसे ही वैल्यूएशन पे, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है। तो मुझे लगता है फ्रंट लाइन जो नॉन नेम्स है वहाँ रियल एस्टेट में वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। मुश्किल होता है मिलना, बट ओकेजनली कभी कदार हो सकता है मिले, तो मुझे वहां पे रिस्क लेना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ग्रोथ रेट हालांकि ठीक ठाक रह सकते हैं कुछ केसेस में, बट छोटे वाले जो नाम है वहां मुझे लगता है कि कंफर्ट ज्यादा है। बड़े में ओबेरॉय रियलिटी में कंफर्ट है 20-21 टाइम फॉरवर्ड पे, और छोटे नाम्स में सिग्नेचर, कीस्टोन रियल्टर और श्रीराम प्रॉपर्टीज जैसे नाम मुझे ज्यादा बेटर लगते हैं। ओके, चलिए अब काम करते हैं, आज की सबसे बड़ी स्टोरी को वापस एक बार एड्रेस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को, खासतौर से वोडाफोन आइडिया को, टेलीकॉम कंपनियां हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि बीच में भारती ने भी शायद मज़े लेने के लिए प्ली डाल दी थी, लेकिन मेन प्ली तो वोडाफोन आइडिया की ही थी, और जो वर्ड सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। एक बार असीम के पास चलते हैं, वापस इसको रिविजिट करते हैं। असीम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि टेलीकॉम कंपनियों ने AGR के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और राहत देने की मांग की थी। कहा था कि हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी के ऊपर राहत दी जाए। सबसे पहले इसमें वोडाफोन आइडिया ने एक याचिका दायर की थी। कहा था कि हमारा सर्वाइवल का इशू है, हमारी कंपनी FY26 से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लाखों कर्मचारी हमसे जुड़े हुए हैं, 20 लाख हमारे 20 करोड़ के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका भी इशू है, तो आप हमको इसके ऊपर राहत दीजिए। उसके बाद सिमिलर पिटीशन भारतीय एयरटेल, भारतीय एक्साकॉम और टाटा टेली सर्विसेज ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शॉकिंग है, ये मिसकंसीव याचिकाएं है, ऐसी याचिकाएं कंपनियों को दायर नहीं करनी चाहिए थी। तो कोर्ट ने अब इनको किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। तो अब कंपनियों को जो इनकी AGR की रकम है वो चुकानी होगी। तो कंपनियों की जो पहली किस्त है AGR की, वो 31 मार्च 2026 को ड्यू हो रही है। तो टेलीकॉम कंपनियों को दूरसंचार विभाग में पहले ही मना कर चुके हैं कि हम आपको किसी भी तरह की राहत नहीं दे सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अब राहत देने से इनकार कर दिया, तो अब टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च को पहली किस्त चुकानी होगी। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है असीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर में बात नहीं कही है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये कहा है कि अगर सरकार हेल्प करना चाहती है तो हम बीच में नहीं आएंगे, लेकिन हमसे कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। तो अब जब ऐसा बोल दिया जाए उसके बाद सरकार के लिए भी थोड़ा टफ हो जाता है कोई एक्शन लेना। क्या आगे जाकर और इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा? अगर ऐसा हो तो इक्विटी कितनी बड़ी हो जाएगी इसकी? देखिए, अगर आप कंपनी के स्टेटमेंट सुने तो वो तो हाथ खड़े कर चुके हैं कि अब हमसे तो होगा नहीं, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान है, वो सरकार को पहले ही बोल चुके हैं। तो आगे देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए स्टॉक में सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर इस समय पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अब फटाफट से 4 का चौका लेते हैं, उसके बाद अर्निंग्स प्रीव्यू पर आएंगे और एक बार शिल्पा जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर राजेश पालवी जी के पास FN सुपरस्टार के लिए, मानस जी के पास चलेंगे
चार्ट का चमत्कार के लिए और शरद अवस्थी जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। शिल्पा जी बताइए आपकी ट्रेड। आज बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा टाटा एलेक्सी में। इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अभी आ रहा है, वॉल्यूम में पार्टिसिपेशन है, तो यहाँ पे मुझे लगता है 6400 का कॉल ऑप्शन जो रफली 76 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 40 रुपीज का रखिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 105 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 130 से लेके 150 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स है। ओके, टाटा एलेक्सी की 6400 की कॉल आपको पकड़नी है और जरा टाटा एलेक्सी लेके आइए। स्पॉट में कितना ट्रेड कर रहा है टाटा एलेक्सी की 6400 की कॉल स्पॉट? 62। यहाँ तो शिल्पा जी अभी भी नज़दीक खड़ी है, ऐसी बात थी, मात्र 150 रुपये दूर है, बट बस 6400 की कॉल 60 की। चलते हैं हम राजेश पालविया जी के पास अगला ट्रेड पिक करने के लिए एफएनओ सुपरस्टार। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र जी एनबीसीसी यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन प्रीवियस वीक में देखने को मिला और आज भी अगर हम देखें तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक में एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट ऑलरेडी वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है, तो हमें लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की। एनबीसीसी फ्यूचर के टारगेट हमें लगता है जो आ सकते हैं 122 रुपए से 124 रुपए की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 111 रुपए के आसपास। ओके, एनबीसीसी फिलहाल राजेश जी की पिक ही आती हुई। चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जी के पास चलते। बताइए मानस जी, आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? देखिए, चार्ट का चमत्कार के लिए बजाज ऑटो पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, हाई टॉप साइड बटन का ट्रेंड है, तो बजाज ऑटो में 8719 8719 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 9000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, और चलिए अब चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी मिड कैप फंडा ट्रेड। जी हमारा मिड कैप फंडा होगा बालाजी माइंस। लगभग 4600 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। कंपनी एलिफेटिक माइंस में डोमिनेंट पोजीशन रखती है। मेथाइल माइंस में लगभग 60% डोमेस्टिक मार्केट का हिस्सा है। 400 टीपीडी की कैपेसिटी है। पिछला एक साल थोड़ा चैलेंजिंग रहा है कंपनी के लिए। कुछ रॉ मटेरियल प्राइस प्रेशर, कुछ फिनिश प्रोडक्ट प्राइस प्रेशर, लार्जली फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल कंपनीज को कंपनी केटर करती है, तो वहां पे थोड़ा सा चैलेंजेस फेस किए। कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज भी थे जो ये रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं उसमें, खास करके मेथनॉल में। तो हमें लगता है ये प्रॉब्लम सब लगभग हमारे पीछे हैं और कंपनी लगातार कैपेक्स करते रही है। पिछले साल भी बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट हमने देखा है। डेट लेवल्स लगभग 60-65% नीचे आए हैं इन स्पाइट ऑफ टफ पोजिशनिंग। तो हमें लगता है अब यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट लगातार कंपनी के नंबर्स में दिखनी चाहिए। डोमिनेंट पोजिशनिंग है। पिछले 10-15 सालों में रिसर्च वाइज कंपनी ने काफी इंप्रूवमेंट दिखाई है। ग्लोबली माइंस की टेक्नोलॉजी काफी प्रोटेक्टेड है। ग्लोबल कंपनीज का कंपैरिजन में लगभग 1/4 कॉस्ट पे कंपनी ने अपना प्रोसेस डेवलप किया था। ये इनको डिफरेंशिएट करता है। हमारा ये मानना है कि अगले साल की अर्निंग्स काफी रोबस्ट रहेगी। 90 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी रिपोर्ट करेगी। लगातार कंपनी कैपेक्स करती रही है, आने वाले समय में भी करती रहेगी। तो 90 रुपए की अर्निंग्स पे 20-25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1800 से 2000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से बालाजी माइंस। ओके, बालाजी माइंस से 4 की 4 ट्रेड फटाफट रिकैप करता हूँ आपके लिए। टाटा एलेक्सी से शुरुआत हुई सस्ता ऑप्शन में, शिल्पा जी ने ट्रेड लिया यहाँ पर 6400 का कॉल ऑप्शन। एनबीसीसी राजेश जी के रेडार पर आया एफएनओ सुपरस्टार में। बजाज ऑटो है मानस जी की पिक और बालाजी माइंस ये है मिड कैप फंडा में शरद जी के पिक। कल आने वाले नंबर्स की बात करते हैं। अब कल निफ्टी में हिंडाल्को के नंबर्स आएंगे, वायदा में यूनाइटेड स्पिरिट्स, डिक्सन टेक समेत 7 कंपनियों के नंबर्स आने वाले। हमारे साथ दीपाली, कंचन और मंगलम जुड़े हैं। आइए समझते हैं नंबर्स क्या एक्सपेक्ट करें। मंगलम के पास चलते हैं। मंगलवार को यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स, मंगलम क्या एक्सपेक्ट करें? गुड आफ्टरनून। अगले नंबर्स वो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है। उसका रीज़न है 4-5 पॉलिसी रिलेटेड रीजंस है और दूसरा बेस भी उनका काफ़ी फेवरेबल है। तो अगर आप देखें तो पॉलिसी बूस्ट आंध्र में जो आई है उसकी वजह से उनके 4 से 5% का वॉल्यूम बूस्ट मिलेगा। कर्नाटका में MRP भी कट हुई है और आप अगले 3-4 क्वार्टर्स देखें उनके, तो महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रीब्यूशन रीसेट है और UK इंडिया का FTA जो है वो उनके मार्जिन्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते मार्जिन अच्छा होगा। लो बेस और रॉ मटेरियल प्राइसेस जो ग्लास बॉटल्स हैं और ENA प्राइसेस हैं वो काफ़ी स्टेबल हैं, उस वजह से मार्जिन का एक्सपेंशन दिखा जाएगा करीब 350 बेसिस पॉइंट्स के आसपास। नेट रेवेन्यू की ग्रोथ हम देख रहे हैं 6.5%, एबिटा 36% ग्रो होगा और नेट प्रॉफिट जो है 30% ग्रो होगा, करीबन 310 करोड़ के आसपास। प्रेस्टीज एंड अबव जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनके
उसमें 8 से 10% वॉल्यूम ग्रोथ संभव है और रेवेन्यू ग्रोथ 12 से 14% के आसपास। पॉपुलर जो मास प्रोडक्ट्स हैं, कम प्राइस के प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी का ज़्यादा ध्यान वहाँ नहीं है, वहाँ 3 से 5% का ग्रोथ और वॉल्यूम, बोथ रेवेन्यू और वॉल्यूम की एक्सपेक्टेशंस है। कंपनी ने पहले कहा है 400 से 500 बेसिस पॉइंट्स या 4 से 5% बूस्ट आंध्र प्रदेश के वॉल्यूम में संभव है। दो चीज़ें देखनी पड़ेगी, एक कि आगे जाके वो ग्रोथ क्या करते हैं और दूसरा हीना नागराजन जो उनके सेलिब्रेटेड लीडर थे वो अब यूनाइटेड स्पिरिट्स को छोड़कर डियाजियो अफ्रीका में चले गए हैं और यहाँ पर हमारे पास प्रवीण सोमेश्वर हैं, तो उनकी आगे की स्ट्रैटेजी पर काफ़ी नज़र रहेगी। तो ऑल पुट टुगेदर तगड़ा क्वार्टर। ओके, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स निष्कर्ष निकालूं मंगलम जी आपकी तमाम बातों का, तो अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं और जो डेवलपमेंट्स होंगे उस पर भी खासा नजर रहेंगे। अब चलते दीपाली की ओर और दीपाली बताएंगे हिंडाल्को के नतीजों से क्या अनुमान स्ट्रीट लगाकर चल रहा है, बताइए दीपाली। थैंक यू श्रेया। और नंबर्स हिंडाल्को से अच्छे एक्सपेक्टेड हैं हर पैरामीटर पर। नोवेलिस के नंबर्स आ चुके हैं जो कि इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे हैं। सेल्स वॉल्यूम नोवेलिस की सीक्वेंशियल बेसिस पे 6% के आसपास ग्रो हुई है क्योंकि बीवरेज कैन सेगमेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और नोवेलिस ने जो FY26 के लिए गाइडेंस जो दी है कैपेक्स को लेकर वो 1.9 से 2.2 बिलियन डॉलर्स की है। तो नोवेलिस के नंबर्स अच्छे रहे हैं और इंडियन मार्केट्स की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें हिंडाल्को की, तो वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ भी हेल्दी परफॉर्मेंस रह सकती है। बेटर वॉल्यूम्स और प्राइसेस की वजह से ओवरऑल ग्रोथ बेहतर रहेगी घरेलू बाजार में और मार्जिन्स भी हर सेगमेंट में इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे और इसीलिए जो सेल्स है वहाँ पर 5% की ग्रोथ आते हुए दिखाई देगी। लेकिन अगर आप एडजस्टेड पैट देखेंगे तो 35% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मुनाफे में 4,294 करोड़ का आंकड़ा आ सकता है। एबिटा में भी 17% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ये 6,681 करोड़ से बढ़कर 7,835 करोड़ रह सकता है और एबिटा मार्जिन भी 12% से ग्रो कर 13% पर रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिनल ग्रोथ देखने को मिलेगी लेकिन वाई बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है नंबर्स में। इंपॉर्टेंट रहेगी आगे का आउटलुक रहेगा डिमांड को लेकर कंपनी क्या शेयर करती है, एबिटा पर टन गाइडेंस क्या रहती है और स्पेशली कॉपर बिजनेस को लेकर मैनेजमेंट के कमेंट्स क्या आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में जो एबिटा था कॉपर बिजनेस का वो ऑल टाइम हाइस पर था। तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है और कमेंट्री पर नजरें रहेंगी। जी, नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, कमेंट्री पर नज़र रहेगी। एक बजाय हिंडाल्को का चार्ट लेके आते हैं। एग्जैक्टली अभी इस वक्त कोई ट्रेड लेना बनता है कि देखिए अभी ये सारे एवरेज के ऊपर है, पिछले 4-5 दिन में स्ट्रेंथ भी दिखाई है, तो आई थिंक लेट्स वेट, नंबर्स का वेट करते हैं फिर कोई कंक्लूजन पे आएंगे कि इसे क्या करना चाहिए इस पर, क्योंकि अभी भी स्टेट ऑफ डिलेमा साइडवेज ही स्टॉक है। चलते हैं अगले आई थिंक नंबर्स पे। कंचन से बात करते हैं डिक्सन की। डिक्सन पिछले 7-8 दिन में एक मेजर रिवर्सल देने वाला स्टॉक रहा भी है। अब क्या ये नंबर्स ऐसे रहेंगे जो इस रिवर्सल को और स्ट्रॉन्ग कर दें, क्योंकि पिछले दिन हम लगभग 4-5 दिन से एक सप्लाई विटनेस कर रहे हैं अराउंड 16,600-700। कंचन नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड है? जी डेफिनेटली स्ट्रीट इस टाइम पे ये अनुमान लगा रहा है कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है उसके Q4 के नंबर हमें रोबस्ट देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं नंबर वाइज बता देती हूँ। रेवेन्यू में उम्मीदें जताई जा रही है कि यहाँ पे करीब 116% का एक सीधा जंप देखने को मिल सकता है। यही नहीं बल्कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे भी शानदार इजाफा आता हुआ दिखाई दे सकता है। करीबन 135% का उछाल यहाँ पे भी संभव है। ऑपरेशनल नंबर्स की बात करी जाए तो ये भी पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं और मार्जिन्स भी लार्जली इस टाइम पे स्टेबल दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि रेवेन्यू में हमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है इनका मोबाइल सेगमेंट। वहां की जो डिमांड है वहां पे अच्छा खासा हमें रैंप अप होता हुआ दिखाई दिया है और उसका सीधा इंपैक्ट हमें कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ अगर हम नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पे भी देखें तो अक्रॉस द सेगमेंट जो नंबर्स हैं इस टाइम पे पॉजिटिव साइड में ही बने हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि Q3 में जब नंबर्स आए थे कंपनी के वो भी रोबस्ट थे। उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई थी फिस्कल ईयर 25 के लिए। उन्होंने बोला था कि जो रेवेन्यू है वो है करीब 40,000 करोड़ का। तो ये काफी ज्यादा की मॉनिटरेबल होगा कि किस तरीके से ऑल ओवर फिस्कल ईयर का जो नंबर है वो निकल के आता है, मार्जिन किस तरीके के होते हैं और साथ ही साथ इस टाइम पे कंपनी का जो अक्रॉस द सेगमेंट का रेवेन्यू है वो किस तरीके से आता है। इसके अलावा आपके लिए क्या चीजें फोकस में रखने वाली होगी एक बार उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला कि जो क्लाइंट एडिशन है वो किस तरीके का है, कंपनी का NWC जो डेज हैं वो किस तरीके के हैं और साथ में अक्रॉस द सेगमेंट जो मार्जिन है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, इस पे खासा ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा जो कंपनी की तरफ से गाइडेंस आती है फिस्कल ईयर 26 को लेके, इस पे भी रखनी होगी पैनी नजर। लेकिन जिस्ट ऑफ द स्टोरी नंबर्स आर पॉजिटिव।
शुक्रिया कंचन। नंबर पॉजिटिव साइड पे आ सकते हैं और मार्जिन गाइडेंस को लेकर क्या बातें सामने निकल कर आती है उस पर ध्यान देना होगा। लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो 6 महीने में शानदार रिटर्न इसने दिया है, अपने निवेशकों को 12% करीब जनरेट करके दिया है इसने रिटर्न। लेकिन 19,148 जो इसका 52 वीक हाई था वहाँ से अभी भी काफ़ी नीचे है। राजेश सातपुते जी, डिक्सन टेक रिजल्ट से पहले क्या लग रहा है? हालांकि रिजल्ट स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छे आएंगे, चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन? देखिए श्रेया जी, मुझे लगता है कि चार्ट भी यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में खड़ा है। 16,800 इसका ब्रेकआउट लेवल है। 16,800 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना शुरू करता है, यानी कल अगर रिजल्ट के बाद भी 16,800 के ऊपर भी ओपन होता है, तो ये क्लीन ब्रेकआउट होगा, एक पेनिट फॉर्मेशन का, या आप कह सकते हैं कि एक चैनल ब्रेकआउट होगा। इसका टारगेट मेरे हिसाब से अगर आप देखें 16,800 के ऊपर तो 17.5 आएगा, 17.5 से 18,000। तो एक बड़ा मूव, आई थिंक इट इज गेटिंग रेडी फॉर दैट बिग मूव। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, क्योंकि देखिए सपोर्ट जो है वो 16,400, तो 16,400 16,800 ये इसकी रेंज है। तो 16,200 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन कोई बना सकता है। ओके, डिक्सन पे ये प्री नंबर्स व्यू था, याद रखिएगा। नंबर्स प्रभावित करेंगे, नंबर्स किसी भी प्रकार से टेक्निकल सेटअप को प्रभावित कर सकते हैं, उस चीज़ को जहन में रखिएगा अगर आप एक प्री नंबर्स रिस्क ले रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं तो। अच्छा, मैं वो जो PSU बैंक्स हैं ना, उनके क्लस्टर से बाहर निकले, अभी अर्निंग्स पूरी करी यहाँ पर, बट मैं PSU बैंक्स के जो अभी OIs को सॉर्ट कर रहा था कि किसने आज के इस सेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग सेटअप कैरी कर रहा है कल के लिए, और उसमें अमित जी, इनफैक्ट क्लियरली इट्स इंडियन बैंक जो कि इस वक्त डोमिनेट कर रहा है पूरे बैंकिंग स्पेस को, शार्पर देन कैनरा बैंक एज वेल। 610 इट्स अ टिपिकल बुलिश फ्लैग, और हम 27 जून से लेकर अब तक पूरी की पूरी ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करने की तैयारी करते हुए। अमित जी, क्या व्यू है आपका इंडियन बैंक पे, और थ्रेशहोल्ड क्या रहेगा, किस पॉइंट के ऊपर लें या फिर इस प्राइस पे भी लें? आपका व्यू इंडियन बैंक पे? जी वीरेन जी, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है और आज के सत्र में देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल अगर किसी की पोजीशन है तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस लगभग 596 का लगाना चाहिए। थोड़ा सा इंट्राडे हाई जरूर गिव अप किया बिकॉज इसका रेजिस्टेंस आता है 615 के आसपास। फ्रेश अगर हमें लेना है तो 615 के ऊपर निकले तो एक फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। 615 क्रॉस होता है तो मेरे को लगता है यहाँ पे 630 से 640 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, इंडियन बैंक पर फिलहाल ये व्यू, अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट की बात करें तो डे लो पर मार्केट एट डेज लो, निफ्टी सॉन्ग को उससे ज़्यादा गिरकर 24,925, बैंक निफ्टी जो भी आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा था ये भी इन रेड आ गया। मतलब यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी भी और मिड कैप में भी वोलेटिलिटी अपने हाई साइड से ये भी फिसला। अब क्या लग रहा है मार्केट में डे स्लो पे? ये देखिए क्या हो रहा है, एक बार US फ्यूचर्स लेकर आइए श्रेया। मैं देख रहा था नैस्डैक फ्यूचर्स अब ऑलमोस्ट 0.25% नीचे हैं। तो ये आई थिंक जो मार्केट में इस समय दिक्कत है वो IT की है, निफ्टी IT की दिक्कत है। और कई बार ऐसा होता है कि हैं क्या US फ्यूचर्स, प्लीज़ प्ले करिए। कई बार क्या होता है कि जो मार्केट है वो फ्यूचर्स में अगर इतना वीक होता है तो वो एक्चुअल मार्केट और भी कई बार ज़्यादा वीकनेस दिखा देती है वहाँ पर। तो उस वजह से थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। खैर एनीवे, 370 पॉइंट के करीब नैस्डैक फ्यूचर्स, यहाँ पर इतना दबाव आपको देखने को मिल रहा है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज US मार्केट के लिए बहुत लोग मान रहे हैं, मैं एक कमेंट्री पढ़ रहा था कि थोड़ा सा मेक और ब्रेक डे है US मार्केट के लिए, क्योंकि जो मूडीज़ ने डाउनग्रेड की है US क्रेडिट रेटिंग, उस पर वो आज रिएक्ट करेंगे। प्लस एक जो उनका रिकॉन्सिलिएशन बिल है वो पास होना है हाउस ऑफ बजट कमेटी से। अगर वो नहीं हुआ तो वो बहुत दिक्कत आ सकती है वहाँ पर। और ये मार्केट अब अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। देखिए हमारी मार्केट स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर कल सुबह आप उठे और US मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस आई तो क्या कुछ और गैप डाउन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी नैस्डैक फ्यूचर 360 पॉइंट नीचे, सपोज करिए वो 700-800 पॉइंट नीचे हुए तो ये एक रिस्क है, ये एक रिस्क है। और यही रिस्क आप अगर देखें तो IT प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप निफ्टी IT के कंपोनेंट्स देखें तो जिस तरीके से गिर रहे हैं, और ये हो सकता है कल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन अभी के लिए एक फ्रेश रिस्क ओपन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो ये पैसेज ऑफ द बिल और दूसरा ये आपका मूडीज़ की रेटिंग, ये आउट ऑफ द ब्लू आए हैं। इस वजह से
निफ्टी पर अभी भी हम 24,925 पर जा रहे हैं। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं इस मार्केट में, मैं अभी भी कहूँगा कि पैनिक में अपनी लॉन्ग पोजीशन स्क्वायर ऑफ मत करिए, लेकिन एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, अपने आप को हेज कर लें कल के एक बड़े गैप डाउन से बचाने के लिए। तो उसका तरीका होगा कि जाते जाते एक पुट से अपने आप को हेज कर लें, प्रोवाइडेड आप ऑलरेडी एक अच्छे खासे लॉन्ग पोर्टफोलियो पे बैठे हैं, निफ्टी पे लॉन्ग बैठे हैं, बैंक निफ्टी पे लॉन्ग बैठे हैं, और अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू लॉन्ग बैठे हैं। और यहाँ से मुझे एक और चीज़ लग रही है, एक और चीज़ की जा सकती है, अगर आप चाहें तो एक पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है यहाँ से अगले अगर आप 15-20 दिन का मूव देखेंगे तो बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर लें और चाहे तो निफ्टी में थोड़ा शॉर्ट पोजीशन ले लें, ये भी एक अप्रोच हो सकती है मार्केट में, लेकिन ये एक ओवरऑल व्यू रहेगा मेरा। चलिए अब हमारे अगले मेहमान तैयार हैं हमारे साथ। चलिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट फंडामेंटल्स के। हमारे साथ निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO राहुल अरोड़ा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल गुड आफ्टरनून। काफ़ी स्ट्रेंथ रही है मार्केट में, 25,000 आ गया निफ्टी पर बात करते करते। अब यहाँ से क्या व्यू रहेगा इस समय इन लेवल्स पर मार्केट पर? अनुज गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक बहुत वॉलेटाइल रहा है अनुज, जैसे आपने कहा जब निफ्टी करीबन 23-24 हज़ार के पास था, तो वहां से ट्रम्प की जो टैरिफ इश्यूज हुई थी वो हुई, बीच में जो इंडिया और पाकिस्तान की जो एक मतभेद हुई थी, तो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन दोनों मुद्दों ने हमें दिया था। लेकिन अनुज यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो जाता है कॉल करना, बिकॉज द निफ्टी इज लेस देन अबाउट 10% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो जब यहाँ पे आप 25,000 के आसपास निफ्टी आ जाती है, फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इसको अर्निंग्स ग्रोथ सपोर्ट कर सकती है। द कॉल इज मच इजियर टू टेक जब निफ्टी 21, 22, 22.5, 23 के भी आसपास हो, तो आप आके इसको खेल सकते हैं 1,000, 2,000 2,500 पॉइंट्स के लिए। लेकिन वंस इट गेट्स टू विद इन 5-10% ऑफ ऑल टाइम हाइज, फिर वो चर्चा चालू हो जाती है कि अर्निंग्स ग्रोथ कहाँ से आएगी। तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि ये जो लेवल है 25,500 के आसपास, इट कुड सर्व एज एन इंटरमीडिएट टॉप फॉर द मार्केट टिल द मार्केट इज नॉट कंप्लीटली कन्विंस्ड कि एक अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल आ रही है। आपने अभी चर्चा की अनुज कुछ देर पहले बैंक निफ्टी की, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। अगर आप देखें FY 26 और 27 में, और मैं बैंक निफ्टी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे कि हम जानते हैं 35-40% का इंडेक्स वेट है इसका, अगर हम सारे BFSI स्टॉक्स को एक साथ ले लेते हो, तो आई डोंट थिंक आपको 12-13% से ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ मिलने वाली है अगले 2 साल में। तो वो एक चैलेंज हो जाता है, और उसके चलते ICICI बैंक, HDFC बैंक जो है वो ऑलरेडी 2.5, 2.6, 2.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चले जा चुके हैं। तो यहाँ से वो कितना रीरेट हो सकते हैं वो देखना है। ITB भी एक काफी हद तक अच्छी रैली आ गई, वहां पे भी अगर आप देखें अर्निंग्स ग्रोथ 10-12% ही होगी। कंज्यूमर में भी एक थोड़ी रैली आ गई थी, वहां पे भी आप देख लीजिए अगले 2 साल 10-12% की अर्निंग्स ग्रोथ है। तो इशू ये हो गया अनुज की ये जो रैली आ गई है, दिस इज बेसिकली प्रोजेक्टिंग 10-12% का अर्निंग्स ग्रोथ, तो ये थोड़ा सस्टेनेबल इशू आ सकता है। एंड अगर आप इसको रिलायंस में भी ऐड करते हैं तो 75% जो आपका मार्केट है वो आपको 12-13% का अर्निंग्स ग्रोथ देगा। तो उस बेसिस पे क्या आप 25,000 का निफ्टी जस्टिफाई कर सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन टू आस्क। वो थोड़ा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में है, बट जैसे आपने बहुत सही तरीके से जिक्र किया था कुछ देर पहले अनुज, आई थिंक ये लेवल पे अगर आपके प्रॉफिट्स बने हैं तो थोड़ा हल्का हो जाना चाहिए। इट्स नो हार्म टेकिंग प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल फ्रॉम अ टाइम टू टाइम बेसिस। राहुल, डिफेंस में बहुत मैसिव मूव्स आए हैं। इस लास्ट हफ्ते डिफेंस इंडेक्स 21% ऊपर था, और क्लियरली उस वॉर का फ़ायदा हुआ स्टॉक्स को, ना सिर्फ वॉर के टाइम पर, इवन वॉर के बाद भी। अब यहाँ पर लेकिन स्टॉक्स क्या इन प्राइसेस को जस्टिफाई कर रहे हैं? एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है अनुज, बिकॉज दिस इज द ओनली सेक्टर, अगर आप पिछले 2 साल में देखें टाइम टू टाइम जब भी ये मार्केट में डिप आता है, ये सब सारे बाकी सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर चुका है। आई थिंक अनुज, जब प्रधानमंत्री ने भी देश को अपना एड्रेस दिया था, जब उन्होंने बताया था कि काफी सारे इंडियन मेड इक्विपमेंट इसमें यूज हुए थे, वो भी एक ट्रिगर पॉइंट था। उसके बाद भी आपने अगले दिन देखा कि डिफेंस स्टॉक्स 10 से 20% ऊपर हो गए थे। बट अनुज वही प्रॉब्लम आ जाती है कि आप स्टॉक्स ले रहे हैं 6 महीने, 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए। तो अगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के रिजल्ट्स देख लेंगे तो ये क्वार्टर काफी सॉफ्ट था, और ये केस टू केस बेसिस पे होगा अनुज, क्योंकि हम डिफेंस को एक सेक्टर बना देते हैं
बट लाइफ साइकिल ऑफ ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज वेरी डिफरेंट. जो जो इक्विपमेंट आर्म फोर्सेस के लिए होता है या जो नेवी के लिए होता है या जो एयरफोर्स के लिए होता है, सबकी वर्किंग कैपिटल, सबकी बैलेंस शीट, सबके डेबिटर क्रेडिटर डेज कैश फ्लो सब अलग अलग होंगे, बिकॉज दे आर नॉट लाइक फॉर लाइक टेक्निकली. बट स्पेसिफिकली अगर आप अगले 2 साल का लेके चले अनुज, मुझे लगता है कि मोटा मोटी आप 15% का ग्रोथ लेके चल सकते हैं इस सेक्टर में फ्रॉम अ टॉप लाइन पर्सपेक्टिव. कहीं कहीं जगह आपको मार्जिन एक्सपेंशन देखने को भी मिलेगी और अर्निंग्स ग्रोथ हो सकता है कि आपको 18-20% देखने को मिलेगी. ये इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ हैल, बीएमएल, बीएल, डेटा पैटर्न्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, पारस, ये जो सारे हमारे 7-8 स्टॉक्स हैं जो अंडर कवरेज है, मैं सबका एग्रीगेट बता रहा हूँ आपको. उस बेसिस पे अगर मैं देखूं अनुज, तो दी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट अ स्लाइट प्रीमियम टू their 3-year average and a very significant premium to the 5-year average. So again, जैसे हमने बैंक्स की बात की, not a bad place to take some profit booking because रैली बहुत शार्प हो चुकी है. बट इस पूरे मार्केट में अगर एक सेक्टर है जहां पे आप आराम से बोल सकते हैं कि अगले 2-3 साल में रेवेन्यू विजिबिलिटी ठीक ठाक है क्योंकि ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, वो डिफेंस है. अच्छा राहुल, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र दिस साइड. ये जैसे ही लग रहा था कि थोड़ा सा टैरिफ वॉर सेटल हो रही है, उसके बाद हम थोड़ा कन्विक्शन के साथ आईटी पे बढ़ रहे थे, लेकिन मूरीज के इस एक्शन के बाद अभी यूएस इकोनॉमी को लेकर और थोड़ा सा आईटी की प्राइस परफॉर्मेंस को लेकर बाजार के जहन में आज शंका फिर आ गई हैं. आप कैसे अलाइंड हैं इस वक्त आईटी स्पेस पे, फ्रंट लाइन आईटी पे, मिड कैप आईटी पे? तो वीरू, इफ आई गो बैक टू वेयर वी वर बिफोर द टैरिफ स्टार्टेड, उस वक्त भी अगर आप टॉप 5 कंपनीज को ले लें, टीसीएस, इन्फी, एचसीएल टेक, विप्रो एंड टेक महिंद्रा, ये सारी जो कंपनीज थे, अगर आप 26 और 27 के नंबर्स कंसेंसस के भी देख लीजिए, हमारा छोड़ दीजिए, ब्रॉडली आपको दिखेगा कि ये 8-10% की ही ग्रोथ लेके चल रहे थे सब लोग. मार्जिन एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो नहीं रहा था, जो हो रहा था सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट की वजह से हो रहा था, क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में रुपी भी अप्रिशिएट हुआ है. हालांकि उनके लिए बेहतर यही होता है अगर रुपी डेप्रिशिएट होती. तो आई डोंट थिंक ज्यादा मार्जिन लीवर्स भी हैं. आईटी कंपनीज इज अ गुड हेज बिकॉज दे हैव वेरी हाई operating cash flow to EBITDA, or you can even look at free cash flow to EBITDA. Most of these companies would be between 80% to 120%. तो वो एक रीजनेबल हेज बन जाता है. इसके लिए उनके वैल्यूएशन जो है 20 से 25 टाइम पे सस्टेन हो जाते हैं इवन इन एन अनसर्टेन एनवायरनमेंट, बिकॉज एटलीस्ट आपको ये आप पीस पे हैं कि आपको डिविडेंड मिल जाएगी, आपको कैश फ्लो मिल जाएगी, तो उसके लिए आप पे कर लेते हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेस्ट इन क्लास. बट अगर आप ग्रोथ के लिए देख रहे हैं वीरू, इवन बिफोर दिस ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे कि टॉप 5 कंपनीज वो गोइंग टू ग्रो वेरी लार्ज और इन अ वेरी एक्सेलरेटेड वे. हालांकि अगर मिड कैप आईटी कंपनीज देखें जो काफी डिफरेंशिएटेड काम कर रहे हैं, वहां पे मार्केट ने बहुत अच्छा रिवॉर्ड किया है वीरू, चाहे वो कोफोर्ज हो, परसिस्टेंट हो, वो सारी जो ER&DS स्पेस हो जो पिछले 1-1.5 साल में काफी अच्छा कर चुकी है. इनफैक्ट 2-3 साल में KPIT, टाटा एलेक्सी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं. पर मुझे लगता है कि अगर आपको आईटी में रहना ही है तो आई वुड स्टिल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मिड कैप आईटी नेम्स लाइक कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट एज अपोज टू लार्ज कैप, बिकॉज लार्ज कैप में मुझे इतना ऑन अ रिलेटिव बेसिस मुझे लगता है कि ग्रोथ जो है आपको मिड कैप कंपनीज में 300 से 500 बेसिस पॉइंट्स का डेल्टा ज्यादा मिलेगा. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट, ऑब्वियसली वैल्यूएशन ज्यादा एक्सपेंसिव है मिड कैप में, पर वो उनको जस्टिफाई करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है. ओके, गुड आफ्टरनून राहुल जी, श्रेया बात कर रही हूँ. हालांकि आपने अपने उत्तर में थोड़ा अर्निंग्स विजिबिलिटी को लेकर जिक्र किया, लेकिन सवाल ये कि स्पेस कौन सा आपको सही लग रहा है, अर्निंग विजिबिलिटी जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, अगर आप डिफेंस स्टॉक्स और डिफेंस स्पेस को छोड़ दे तो आई थिंक अगर हम डिफेंस को छोड़ दें तो आई थिंक 2 ऐसी जगह जहां पे लगता है कि क्लियर अर्निंग्स विजिबिलिटी है. एक है कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी. हमने हाल ही में काफी सारे होटल कंपनीज और एविएशन कंपनी से बात की, वहां पे कोई डिमांड स्लोडाउन नहीं लग रहा. आई थिंक अगर आप होटल के रूम रेट्स देखें, ऑक्यूपेंसीज देखें, इंडियन होटल्स और शैले के रिजल्ट्स देखें, आई थिंक काफी दे आर टॉप ऑफ द लाइन राइट नाउ एज वेल. एक ही ये इशू हो जाता है, जैसे मैं अनुज के साथ बात कर रहा था वैल्यूएशंस की, इंडियन होटल्स इज नाउ कमिंग टू यू एट अबाउट 32-33 टाइम्स EV EBITDA 1 year forward. तो वो थोड़ा अभी एक्सपेंसिव जोन में आ गया है. ऑब्वियसली थोड़ा करेक्ट हुआ है स्टॉक, बट आई थिंक अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो मुझे लगता है कि 17-18% की अर्निंग्स ग्रोथ एविएशन और होटल से मिल सकती है. दूसरा स्पेस जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है जहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी लग रही है, वो है अल्कोहल स्पेस. चाहे वो यूनाइटेड ब्रूरीज हो, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो,
रैडिको खैतान हो, आई थिंक दिस लुक्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस। आई थिंक जो रिसेंटली हाल ही में इंडो यूके एफटीए अनाउंस हुआ है उससे डेफिनेटली फायदा होगा। आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ जो यूएनएसपी ने बताया है करीबन 8 से 10% बढ़ेगा। जो उनके मेन प्रोडक्ट्स हैं विस्की के वो आई थिंक 4-5% कम उनका भाव भी हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज अनदर स्पेस जहां पे काफी हद तक रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है। एंड एनबीएफसीज, नॉट सो मच बैंक्स बट एनबीएफसीज, आई थिंक अगर हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देखें वहां पे एंड गोल्ड फाइनेंस, तो चाहे आप मुथूट या मनप्पुरम भी देख सकते हैं। और अगर आप हाउसिंग फाइनेंस में देखना चाह रहे हैं तो आर टॉप रिकमेंडेशन देयर वुड बी हाउसिंग हडको व्हिच इज हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड इवन समथिंग लाइक एन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां पे उनको बैंकिंग लाइसेंस मिल चुकी है। जो हमें लगता है कि जैसे जैसे ये अनफोल्ड होगा बैंकिंग लाइसेंस का, इनके आरओईज करीबन 300 से 400 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। तो अभी स्टॉक आपको 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, हो सकता है कि ये 2.8 2.9 तक भी चला जाए। तो आई थिंक डिफेंस, होटल्स, एविएशन, अल्कोहल आर द की एरियाज, एंड उसके अलावा जैसे मैंने कहा अभी हाउसिंग फाइनेंस एंड गोल्ड फाइनेंस लुक लाइक इंटरेस्टिंग प्लेसेस जहां पे हमारे ब्रोकरेज हाउस पे हमें लगता है कि काफी हद तक अर्निंग्स विजिबिलिटी। ओके राहुल, ये टू व्हीलर स्पेस में एकदम से हमने काफ़ी शानदार मोमेंटम देखा है, खासतौर से हीरो मोटोकॉर्प में। यहाँ पर आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी? चारों स्टॉक्स ने अच्छा किया है टू व्हीलर स्पेस में। आपका पैकिंग ऑर्डर क्या होगा? Pecking order, Anuj, Eicher 1, Bajaj Auto 2, Hero 3, TVS 4. That would be the way we would peg it. And predominantly, जैसे मैं अभी पिछले क्वेश्चन का उत्तर दे रहा था, Eicher has the best premium portfolio in the country. और अगर आप ग्रोथ भी देखें टॉप लाइन ग्रोथ की, सारे जो कंपनीज हैं इस क्वार्टर में भी आपको Eicher का सबसे बेस्ट दिखेगा। मार्जिन लीवर्स ऑब्वियसली बिकॉज रियलाइजेशन ज्यादा होते हैं तो वो ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा किक इन हो जाता है। I think Bajaj is doing a wonderful job not only on the two-wheelers, also on three-wheelers, exports and spares. Anuj, शायद आपके व्यूअर्स उनके हैरान हो जाएंगे, लेकिन बजाज ऑटो का ऑलमोस्ट 75 to 80% एबिटा आज की डेट में स्पेयर्स, थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर एक्सपोर्ट से आता है। टू व्हीलर इंडिया सेल से उनका एबिटा का कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो चुका है। एंड लास्ट ऑफ द लॉट वुड बी टीवीएस। आई थिंक अनुज एक रैली उस वक्त भी आई थी जब पहला प्रोजेक्शन मॉनसून का था कि दिस माइट बी इन लाइन टू स्लाइटली बेटर देन नॉर्मल मॉनसून फॉर द कंट्री। तो आई थिंक वहां पे भी होल्ड हुआ। एंड आई थिंक हीरो के नंबर्स अगर आप देखें तो इतने कोई खराब नहीं थे। इट वाजंट लाइक इट वाज अ ब्लो आउट सेट ऑफ नंबर्स, इनलाइन नंबर्स थे। बट यहाँ पे कुछ जगहों पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी है ना अनुज। आई थिंक अगर आप हीरो देख लें, क्या है 14-15 टाइम के आसपास की आपकी पी है। तो आई थिंक अगर वहां पे पी है और डिविडेंड यील्ड आपको 2-2.5% का मिल रहा है, इट्स नॉट अ बैड ट्रेड टू बी गेटिंग इनटू। बट if I'm buying it for a business, I would still stick with more towards Eicher and Bajaj Auto, with Hero being my third in the pecking order. ओके, आयशर और बजाज ऑटो आपकी पहली पसंद। राहुल जी, लेकिन केमिकल स्पेस पर आउटलुक क्या होगा आपका? इस स्पेस ने भी शानदार रिटर्न दिए हैं। एसआरएफ यूपीएल की बात करें तो रिजल्ट्स कैसे लगे आपको, और यहाँ पे आपकी पिकिंग ऑर्डर क्या होगी? आई थिंक जो स्पेशलिटी केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स का जो वक्त था, आई थिंक वो सबसे बेहतरीन वक्त 2020 से 23 के बीच में था। आई थिंक जिस तरह के रिटर्न्स मिले, आई थिंक ये सारे जो स्टॉक्स थे, आपने दो स्टॉक्स का जिक्र किया, एसआरएफ और नवीन, पर इसमें आप विनिती ऐड कर दें, आरती, रोजारी, फाइन, कैमलिन, काफी सारे नाम हैं। दीज वर गिविंग यू रिटर्न्स। ये आई थिंक बिटवीन 4 to 10 बैगर्स बन चुके थे। इसीलिए अगर आप देखें पिछले 2 साल में ये काफी क्वाइट से रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स भी कुछ ज्यादा ग्रो हुए हैं। लेकिन अगर मैं पूरा केमिकल स्पेस देखूं तो मेरा झुकाव, देखिए एसआरएफ और नवीन आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ फ्लोरिनेशन, जहां पे फ्लोरिनेशन के भाव काफी बढ़ गए थे। आपने ये सिमिलर देखा था गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स में, जब ओलियो केमिकल्स की चर्चा हो रही थी ग्लोबली, और ओलियो केमिकल्स ग्लोबली अच्छा कर रहे थे तो इंडिया में गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स ने अच्छा कर लिया था। इस वक्त अगर मुझे कोई स्टॉक या कोई पूरा अगर मैं केमिकल्स देखूं तो एग्रो केमिकल्स पे मेरा झुकाव ज्यादा होगा, और वहां पे मेरी टॉप रिकमेंडेशन होगी सुमिटोमो केमिकल्स। आई थिंक रिसेंटली हाल ही में 2-1 क्वार्टर पहले इन्होंने 5 मॉलिक्यूल्स इन लाइसेंस किए हैं अपने जापानीज पेरेंट से। आई थिंक उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सेकंड हाफ FY26 से लेके 27-28 में जाएगा। तो आई थिंक अगले 2-3 साल तक जो सुमिटोमो की अर्निंग्स ग्रोथ होगी वो आई थिंक पूरे केमिकल्स में, मैं स्पेशलिटी केमिकल्स, इंग्रेडिएंट और एगकेम को मिला के, आई थिंक इट में लैंड अप बीइंग इन द टॉप क्वार्टाइल।
उसको छोड़ के आई थिंक इवन कोरोमंडल लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग नेम टू अस, बट बियॉन्ड दैट आई वुड नॉट बी अ वेरी बिग बायर इनटू केमिकल्स राइट नाउ। और सुमिटोमो की एक और बात, उनके रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 24-25% के हैं, जो कि हालांकि आपको ज्यादा केमिकल कंपनीज में इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव हैं क्योंकि एमएनसी है, एमएनसी कंपनीज टिपिकली ट्रेड एट अ प्रीमियम, बट आई लाइक द वे दे आर मैनेजिंग देयर कैश फ्लोज एंड गोइंग अबाउट देयर बिजनेस। तो आई थिंक पूरे केमिकल्स में अगर मैं देखूं तो एग्केम और एग्केम में सुमिटोमो एंड कोरोमंडल वुड बी माय 2 टॉप रिकमेंडेशंस। ओके, अच्छा राहुल, आप पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, जैसे जैसे कैपिटल मार्केट्स में एक बार रंगत फिर लौट रही है, अगेन वी आर क्लोजर टू ऑल टाइम हाई, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अच्छा मूव है। अब इसमें सारे क्लास हैं, आपके पास इक्विटी एक्सचेंजेस हैं, आपके पास कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, आपके पास एएमसीज हैं, आपके पास ब्रोकिंग हाउसेस हैं, डिपॉजिटरी हैं। आपका कन्विक्शन है इस प्राइस पे, और अगर हाँ तो कौन सी ब्रांच पे, कौन से स्टॉक्स पे आप कंफर्टेबल हैं? ये लोग मार्केट में आते हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए, बट आप मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स का ही एक पोर्टफोलियो बना के रख सकते हैं। आई थिंक ईदर BSE और NSE, वन ऑफ द टू शुड बी इन योर पोर्टफोलियो। आई एम रीजनेबली इंडिफरेंट बिटवीन देम। CDSL कुड डेफिनेटली बी देयर। आप कोई भी, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट, यू कुड लुक एट हैविंग वन बिटवीन HDFC एंड निप्पॉन, दैट वुड सॉर्ट ऑफ बी द टिल्ट। एंड अगर आपको एज अ प्रॉक्सी खेलना है फॉर यूलिप्स, डोंट फॉरगेट कि SBI लाइफ एंड ICICI प्रू लाइफ लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज आल्सो हैव अ वेरी लार्ज यूलिप बुक। तो अगर आपको वहां से एक प्रॉक्सी वहां से भी खेलना है तो यू कैन लुक एट बाइंग वन ऑफ दोज नेम्स एज वेल। सो आई वुड सर्टेनली, एंड आई थिंक अगर आपने ब्रोकिंग का जिक्र किया है वीरू, तो आई थिंक वन कंपनी दैट हैज डन रियली वेल पर्टिकुलरली ऑन द डिजिटल साइड इज एंजल। एंड आई थिंक अगर आप देखें आज की डेट में ऑलमोस्ट ग्रो जीरो था और एंजल को, आई थिंक दे हैव ऑलमोस्ट 75-80% ऑफ द रिटेल मार्केट, एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब with the way they have gone about their digital technology। तो आई थिंक वो भी एक नाम हो सकता है जो आप उस पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको AMC दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, CDSL दे दिया, एक्सचेंज दे दिया और ब्रोकिंग दे दिया। ये 5-6 स्टॉक्स का एक एक्चुअली पोर्टफोलियो बन सकता है जो आप बना के रख सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक यू शुड एवर बी इन अ हरी टू सेल दी स्टॉक्स, बिकॉज वीरू, हम आएंगे, हम चले जाएंगे, ये निफ्टी किसी ना किसी दिन 50,000 भी होगा, शायद हम उस दिन हो ना हो, लेकिन ये मार्केट इवेंचुअली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऊपर ही बढ़ता है। So having proxies listed to these companies is not a bad place to be. नहीं राहुल, ऐसा नहीं है, भगवान करे आप और मैं 1 लाख भी निफ्टी देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैंने आपसे कुछ स्टॉक्स पूछे थे लेकिन आपने बहुत सारे बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। चलिए क्लोज को देखते हैं। इट्स 24945 और बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 55,416। अनुज, अगर मैं उस इम्प्रेशन की बात करूं जिस इम्प्रेशन में आज हमने पूरे दिन ट्रेड किया, और चाहे वो फ्यूचर्स हो, यूएस फ्यूचर्स, क्या कहेंगे, ये क्लोज कैसा लगा और कल के लिए अप्रोच क्या रखें दोनों ही इंडस्ट्रीज पे? देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा वीडियो में ये कहूँगा कि मार्केट में इस समय आपके पास एक रिस्क है कि ओवरनाइट यूएस मार्केट क्या करेगा, ये एक रिस्क है। मेरा अभी भी व्यू ये है कि लॉन्ग पोजीशन को आप कैरी करिए, लेकिन एक पुट लेकर आप अपने पोजीशंस को थोड़ा सा हेज कर लें, सिर्फ इस ओवरनाइट रिस्क से बचाने के लिए, क्योंकि आज रात को यूएस में मेक और ब्रेक सेशन, जैसा हम देख रहे थे यूएस फ्यूचर्स में, अभी हम काफ़ी डाउन हैं, इसमें और ज़्यादा डाउन होंगे या रिकवरी आएगी, आई थिंक इसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अभी के लिए 370 डाउन है और ये S&P पर 70 और नैस्डैक पर 306, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब एक और अप्रोच हो सकती है यहाँ पर वीडियो, अगर आप चाहें तो, वो है पेयर ट्रेड। उसको करने का तरीका क्या है कि आप बैंक निफ्टी खरीदें और निफ्टी पुट से उसको हेज करें। तो वो एक अप्रोच इस समय मार्केट में हो सकती है कि यहाँ पर आप बैंक निफ्टी खरीदें और निफ्टी पुट से अपने आप को हेज करें, क्योंकि अगर बाज़ार गिरा तो निफ्टी ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि अगर बाज़ार गिरा तो निफ्टी IT गिरेगा। अब हम ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से करेंगे, डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से नहीं करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर बाजार चला तो बैंक निफ्टी ज़्यादा चलेगा, क्योंकि अब बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। आई थिंक स्क्रीन पे सबको दिख रहा है बहुत क्लियरली, जिसको नहीं दिख रहा है वो शायद देखना नहीं चाहते, बट अदरवाइज क्लियरली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। तो ये एक अप्रोच हो सकती है कि आप पेयर ट्रेड के थ्रू इस मार्केट को अप्रोच करें। चले अभी काम करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक BTST ट्रेड्स पर आते हैं, लेकिन पहले यतिन के पास चले और जाने डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। और पिछले आधे घंटे में इटर्नल यानी जोमेटो के स्टॉक में कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक 3 से 4% नीचे हैं। डीलर्स ऑब्वियसली यहाँ एक ब्लॉक डील की न्यूज़ को स्पेकुलेट कर रहे हैं। यहाँ भी शायद अलीबाबा एक अपना हिस्सा बेच सकते हैं ब्लॉक डील के ज़रिए। ऑब्वियसली ये रूमर्स हैं, इसका हमने कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं किया। और यहाँ डीलर्स एसटीबीटी की सलाह दे रहे हैं क्योंकि यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि 2 से 3% की डाउनटेक पॉसिबल होगी और किसी भी वक्त ये ब्लॉक डील बाजार को एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा आज डिफेंस स्टॉक्स में 7-8 दिनों की रैली के बाद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, खास करके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ डीलर्स एसटीबीटी की एडवाइस दे रहे हैं। डीलर्स को लगता है यहाँ थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ अपने शेयर्स को लिक्विडेट कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट 5% ऊपर है, शॉर्ट पोजीशंस यहाँ बिल्डअप हो रही हैं, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है और डीलर्स को लगता है यहाँ भी 2 से 3% की डाउनसाइड पॉसिबल है। ओके, इटर्नल में बिकवाली की राय, और क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा रैली देखने को मिली, थोड़ी मुनाफा वसूली वहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी बीईएल पे सेल साइड की ट्रेड आती हुई फिलहाल डीटिंग रूम से। अब बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं और पारवेज जी आपके साथ शुरुआत होगी। बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? तो श्रेया जी, केमिकल बास्केट पे फोकस है और उसमें हमें लगता है टाटा केमिकल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। डे हाई की तरफ ये स्टॉक कभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बना है, हमें लगता है टाटा केमिकल का ये मूव कल के सेशन में एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 890 और 900 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 858 के आसपास। ये टाटा केमिकल्स ये हो गई राजेश जी की पिक। शिल्पा जी आप क्या कैरी करें कल के लिए? जी बिल्कुल अनुज जी, HDFC AMC में BTST की सलाह रहेगी। यहाँ पे आप 4770 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने रहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 4850 से लेके 4875। ओके, HDFC AMC 4805 पे आपका बाय कॉल। प्रकाश सर आपके कैरी करेंगे? मुझे पसंद है इस वक्त बजाज ऑटो, क्योंकि यहाँ पर काफी एक अच्छा मोमेंटम है। ट्रेड कर रहा है 8848 पर। 9000 का एक टारगेट हो सकता है। स्टॉप होगा 8775। यस, 8775 ठीक है। ओके, बजाज ऑटो ये कॉल आती हुई गावस्कर की तरफ से। राजेश सातपुते जी आप बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? जी देखिए, मैं सीडीएसएल को लेके जाऊंगा। आज सुबह भी हमने सीडीएसएल पे बात की थी। सीडीएसएल रेकमेंड किया था, एक टारगेट था उसका करीबन 1460, वो तो दिन में अचीव हुआ। मुझे लगता है ये सेकंड टारगेट की तरफ भागेगा और जो है करीबन 1500-1520 का सीडीएसएल बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1410 का, 1410 के स्टॉप लॉस के साथ सीडीएसएल लेके जाइए। 1500-1520 का टारगेट होगा। ओके, बस CDSL अच्छा राजेश जी, आपका CDSL सुबह भी ट्रेड आपका यही था है ना? पहला ट्रेड आपका यही था। हाँ जी, अच्छा करता हुआ। जी जी। और शिल्पा जी की वो जो BSC की कॉल थी 6660 पर, मतलब अच्छा करके गई क्लोजिंग में भी, बट याद रखिएगा वो पूरी सीरीज का व्यू है। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी आपके ट्रेड पिक कर रहे हैं? जी वीरेन जी, मैं MCX के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रेंथ है और आज के सत्र में MCX में हमने देखा कि स्विंग ब्रेकआउट भी है। 6400 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 6600 के। ओके, मानस जी आपका ट्रेड कल के लिए? तो अनुज जी, फिनिक्स लिमिटेड में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक ही दिन में स्टॉक ने बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रेक किए हैं, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो फिनिक्स के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1605 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं इसके फ्यूचर के। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1589 का और 1645 के टारगेट करेंगे फिनिक्स मिल्स के फ्यूचर में। ओके, फिनिक्स मिल्स रियल एस्टेट में अच्छा मूव इस समय, खासतौर से मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट में। अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू, मार्केट ब्रेथ तो शायद आज भी पॉजिटिव ही रही होगी। नहीं, ब्रेथ में कोई दिक्कत नहीं थी अनुज, और मेरे ख्याल से कुछ हैवी वेट्स थे, सिर्फ उन्होंने ही काम खराब कर दिया, जिससे कि IT हो गया थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया। बाकी अगर आप देखें आपका रिलायंस थोड़ा सा बैकफुट पे था, तो वो थोड़ा सा आपको 100 पॉइंट ऊपर से नीचे ले आया। बट ठीक ठाक ब्रेथ थी, इवनली पॉइज जिसे आप कह सकते हैं। और 43 एडवांसेस लॉन्ग्स और 61 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट लगभग 48 एंड 69 लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी इवनली पॉइज्ड। बिल्कुल अगर आप देखें बटा हुआ, बीच से कटा हुआ। लॉन्ग्स देखते हैं कहाँ पे थे। उसमें डिलीवरी ने बाजी मारी आज और यहाँ पे लॉन्ग्स थे। पोस्ट अर्निंग्स दिवीज लैब ऑल टाइम हाई, क्या शानदार मूव था। एस्ट्रल में काफ़ी बड़ा लॉन्ग बिल्डअप है ये, और मुझे याद आ रहा है कि ये राजेश पालवे जी का ट्रेड था, इसने अच्छा मूव दिया और एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक की। NBCC और यूनियन बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप थे इन स्टॉक्स में, 4 और 5। देन शॉर्ट कवरिंग कहाँ थी? CDSL में आज स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने, अपनी रेंज से बाहर निकल के आया। सेम इज द केस विद सुप्रीम इंडस्ट्रीज। CSC में स्ट्रॉन्ग मूव था और एक बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट मानस का ट्रेड भी था ये। बजाज ऑटो ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया
और एनसीसी। उसके बाद अगर आप जाएं तो अगले स्लाइड्स में शॉर्ट बिल्डअप वोडाफोन आइडिया, न्यूज़ का इम्पैक्ट भी सेकेंड हाफ में सब्सटेंशियल था। बाकी पतंजलि फूड, LIC आज कोलैप्स हुआ, इटरनल कोलैप्स हुआ, इंडस टावर में आज शॉर्ट बिल्डअप था। अगले स्लाइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग, उसमें GMR एयरपोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लेकिन एक कंप्लीट रिवर्सल आज यहाँ पर। और PB इंफ्राटेक, नाइका में भी रिवर्सल था आज 3.25% नीचे। और ग्रासिम और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन से कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज कोलैप्स हुए। टुवर्ड्स क्लोज जो कि चीज़ें अच्छी हैं और इम्प्रेस कर रही हैं उसमें वाकई अगर आप देखें तो आज डिपॉजिटरीज में CDSL और कुछ जो आपकी थीम्स थी ऑटो की अच्छा कर गई थी। और बजाज ऑटो 4% ऊपर, बजाज ऑटो आज पहली बार 23 अक्टूबर के बाद सारे एवरेजेस के ऊपर एट 8857। अनुज बिल्कुल, चलिए तो ये इस समय एक ब्रेड्थ पर एक आपने रिपोर्ट देखी वीरू की तरफ से। अब श्रेया के पास चलते हैं। आज का मार्केट का पंचनामा का टीज़र लेकर आते हैं आपके लिए। 3:35 पर हम जुड़ेंगे आपके साथ हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। श्रेया, क्या सवाल आया आज? सवाल काफ़ी ज़्यादा है। एक तो डिफरेंट स्टॉक्स पर सवाल आ रहे हैं, जिस तरीके से आज मुनाफा वसूली, और लगातार ये सवाल हम एड्रेस भी कर रहे हैं। मुनाफा वसूली हो रही है तो ये कोई ख़रीदारी का बेस्ट मौका लग रहा है आपको? कोई स्टॉक्स BEL पे पूछ रहे हैं रोहित श्रीवास्तव जी। देखिए, BEL एक ऑड वन आउट रहा है क्योंकि BEL पिछले हफ्ते भी काफ़ी शानदार तेज़ी में रहा। आज भी इसने रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार के लिए आप देखिए श्रेया, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो और कोर पोर्टफोलियो में एक फ़र्क होता है। एक बार के लिए ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में बुक कर ले BEL। अगर आपको BEL 340-350 के आसपास मिल जाए किसी करेक्शन में, तो फिर वो वापस री एंट्री का मौका होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, तो बने रहें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अरे BEL अब काफ़ी महंगा स्टॉक हो गया, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है इसका। इन लेवल्स पर मैं फ्रेश एंट्री की वो बात नहीं कर सकता क्योंकि बहुत महंगा है और अगले 5-6 साल की अर्निंग्स प्राइस इन कर चुका है। डिफेंस एज ए सेक्टर अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़, हम डिफेंस पे काफ़ी समय से पॉजिटिव हैं और काफ़ी समय से पॉजिटिव रहे हैं और भारतीय डिफेंस ने क्लियरली अपना लोहा सब को मनवाया भी है। बीच बीच में हम कभी कभी अगर इस तरीके के कॉल लें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो सेक्टर पसंद नहीं है, सेक्टर भी पसंद है। लेकिन क्या होता है कि अब आपको एप्पल पसंद है, लेकिन एप्पल अगर 60 रुपये किलो मिलेगा तब आप लेंगे ना। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 600 रुपये का अगर एक एप्पल आप लेंगे तो फिर बीमारी हो या ना हो, आपके पैसे नहीं बचेंगे, फिर किसी और डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अब इस समय दिक्कत क्या है कि डिफेंस में ना प्राइसेस बहुत ऑब्सीन हो गए हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप। है आपके पास तो वो आपका कॉल है, बने रहें या प्रॉफिट बुक करें। ठीक है। दूसरा सवाल है Hyundai मोटर इंडिया पे। रिजल्ट आए, इसके ब्रोकरेजेस भी बुलिश, लगभग 1.5% करीब चढ़कर क्लोज हुआ। जेफरीज 26% का अपसाइड पोटेंशियल देखने, माफ़ कीजिएगा हैल में था ये। बहुत सारे क्वेश्चंस, हाँ 24% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है नोमुरा को Hyundai में। आप क्या देख रहे हैं? जिनके पास है Hyundai वो अभी होल्ड करके रखें? बिल्कुल, आज सुबह भी मेरा बिग स्टॉक था Hyundai, और आज सुबह आपने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात की थी और मेरा व्यू ये है Hyundai में कि यहाँ से Hyundai में उतने ही रिटर्न मिलेंगे आपको या उससे ज़्यादा मिलेंगे जो मारुति डिलीवर करेगा। और भारत की पैसेंजर कार मार्केट पर अगर आप भरोसा रखते हैं तो Hyundai एक नो ब्रेनर है, क्योंकि वो एक लीडरशिप टाइप की कंपनी है। अगर आप देखें कॉम्पैक्ट कार मार्केट को हिंदुस्तान में Hyundai ने ही पूरा रिवैम्प किया था जब वो सेंट्रो लेकर आए थे। उसके बाद अगर आप देखें क्रेटा ने जिस तरीके से SUV मार्केट में धूम मचाई थी और बाकी कंपनियों को फोर्स किया था कि नहीं आपको इस मार्केट में कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ऐसे ही अगर आप देखें चाहे वर्ना हो या इलांट्रा हो, कोई भी गाड़ी आप Hyundai की उठा के देख लीजिए, वो अपने सेगमेंट में उसने एक रेवोल्यूशन का काम किया। अब इनकी एक जो नई EV है वो आयोनिक फॉर एग्जांपल, वो वही काम कर रही है। तो ऐसे ही एक इस तरीके से काम करते रहेंगे तो विदाउट अ डाउट इसे बने रहे। चलिए 3:35 पर हम वापस जुड़ेंगे एक बार मार्केट का पंचनामा लेकर और उस पर बात होगी। टाटा केमिकल्स यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है। ये ऑब्वियसली राजेश जी की BTST ट्रेड भी है, लेकिन इसके अलावा अच्छा मूव इसमें। गाबा सर, एक बार एक चार्ट देखिए, आप काफ़ी पसंद है आपको ये स्टॉक। अशोक लेलैंड डे हाई पर बंद हो रहा है इस मार्केट में, इस पर क्या व्यू रहेगा? ये बढ़िया स्टॉक है। सेटअप के हिसाब से मुझे लगता है जो रीसेंट हाई हमने देखा है 260 का, वहां तक जा रहा है एज ए मैटर ऑफ टाइम। अब फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 242 पर ट्रेड करते हैं। अगर आज भी किसी ने ले लिया, अब भी ले लिया, तो भी मुनाफा होगा। उसका स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 237 का और लगेगा 246 to 250 जोन नियर टाइम का है।
लेकिन जो सेटअप है ऑन हाई टाइम फ्रेम वो बहुत ही बढ़िया है, लगता है प्रीवियस टॉप निकाल लेगा इस बार अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड मेरी नज़रें भी इसी पे थी, अशोक लेलैंड, और ये अक्टूबर 2024 के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज और बहुत ही शांत चित्त माहौल में बहुत आराम से बिना किसी शोरगुल के स्टॉक ने क्या सफ़र तय किया। आई मीन अप्रैल में इसका भाव था 190 एंड नाउ इट्स 242। क्या शानदार सफ़र था इसका। चलिए अभी काम करते हैं इस क्लोजिंग को, जो कि फिर भी अगर आप देखें, अगर आप डे लो से कंपेयर करें अगेंस्ट दैट कोलैप्सिंग यूएस फ्यूचर्स, आपने फिर भी डे लो से लगभग 40 पॉइंट का एक डिफरेंशियल मेंटेन करा। अनुज के पास चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए। अनुज, ओवर यू। बिल्कुल वीरू, देखिए अगर आप क्लोजिंग देखें तो फ्रैंकली इतनी ख़राब नहीं है जितना एक समय पर लग रहा था, लेकिन फिर भी एक बार स्क्रीन पर चला जाए और देखिए 76 पॉइंट नीचे थे हम 24,950 पर, लेकिन आज एक क्लियर कट डिफरेंशियल था निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक में। निफ्टी आईटी जहां करीब करीब 1.5% नीचे था, वही निफ्टी बैंक ग्रीन में बंद हुआ, लेकिन 55,500 के ऊपर नहीं बंद हो पाया, 80 पॉइंट ऊपर लेकिन यहाँ बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट था पॉजिटिव बायस के साथ, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर था। और अगर आप देखें तो यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छा था, आज भी करीब करीब 1700 बढ़ने वाले शेयर और करीब 1000 गिरने वाले शेयर। चलिए अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं, यहाँ किस तरीके के मूव्स रहे। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली डिफेंस में हुई 1.25% नीचे। पीएसयू बैंक आज का एक बड़ा इंडेक्स मूवर 1.5%। सबसे ज़्यादा रैली रियल एस्टेट में हुई 2.2% के करीब। गिरावट सबसे ज़्यादा निफ्टी आईटी में रही करीब करीब 1.5% की। तो आईटी और डिफेंस यहाँ प्रॉफिट बुकिंग थी, पीएसयू बैंक्स और रियल एस्टेट यहाँ थोड़ी सी हाई बीटा स्पेस में थोड़ी सी बाइंग थी। चलिए अब निफ्टी का भी हीट मैप देख लेते हैं एक बार। सबसे इंटरेस्टिंग जो ट्रेड्स मिली आपको वो थी टू व्हीलर्स में, तो बजाज ऑटो, अब इंडेक्स में बजाज ऑटो में एक अच्छे मूव आए, करीब करीब 4% ऊपर था। श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, यहाँ पर अच्छी बाइंग थी। भारती में थोड़ी सी बाइंग थी, एसबीआई में थोड़ी सी बाइंग थी। नीचे क्या था आपके लिए? नीचे था ग्रासिम, इटर्नल, लेकिन उसके अलावा इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस और विप्रो, सारे के सारे आईटी नाम। और रिलायंस ने थोड़ा सा प्रेशर डाला आज मार्केट के ऊपर, करीब करीब 1% रिलायंस नीचे था। एशियन पेंट्स में गिरावट थी, एक्सिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, थोड़ी सी बीईएल में प्रॉफिट बुकिंग थी। सिप्ला, सन फार्मा, यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। टाटा मोटर्स सुबह अच्छा कर रहा था, लेकिन आफ्टरनून में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पर। शायद वो यूएस फ्यूचर्स थोड़ा ग्लोबल मार्केट का एक फैक्टर रहा हो यहाँ पर। लेकिन कुल मिलाकर वीरू क्लोज में जिसे कहते हैं ना, कुछ खट्टा कुछ मीठा, बेसिकली उस तरीके की मार्केट रही आज। इसको आज एक स्पेसिफाइक नाम देना थोड़ा सा टफ होगा कि मार्केट अच्छा था या ख़राब था। बेसिकली कोई बात नहीं, जो आपने नाम दे दिया खट्टा मीठा, वो भी अच्छा है, ऐसी बात पेटेंटेड नाम है, ऐसी क्या दिक्कत की बात है। बट इट्स, हाँ, जिस इंप्रेशन में शायद हम ट्रेड कर रहे थे यूएस फ्यूचर के, उस अगर आप कंपैरिजन में बात करें तो फिर भी एक शानदार क्लोज है ये, ठीक ठाक क्लोज है ये। यूएस फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा सिवियर प्रेशर में है। खैर, आपका कोई प्रश्न हो आज के इस सेटअप और आज के मार्केट के सेटअप के बाद आपके किसी ट्रेड से संबंधित, तो ज़रूर मार्केट का पंचनामा में पूछिएगा श्रेया और अनुज के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह मॉर्निंग कॉल, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।